उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदे लेके बोले हर मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज आयुषी चौरी एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज, जहां हम बनाते हैं देश का भविष्य। और मैं आपकी हिस्ट्री टीचर आप सभी का स्वागत करती हूं हमारी इस वन शॉट सीरीज में, जहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 रिबेल्स एंड राज। तो अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर हमें बता रहा है हमारे स्वाधीनता की पहले संग्राम के बारे में, यानी कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे कि भाई ये जो रिवोल्ट चल रहा था उसका पैटर्न क्या था, मतलब जो जिन जिन रीजन्स में भी ये हो रहा था, जो भी इसके सेंटर्स थे वहां पर ये रिवोल्ट किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जा रहा था। उसके बाद बात होगी मेन सेंटर की, मेन रीजन की जो है अवध। तो अवध में ये रिवोल्ट किस तरीके से किया गया। उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई व्हाट द रिबेल्स वांटेड, आखिर ये रिबेल्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट पर अपना रिबिलियन कर रहे थे ये आखिर चाहते क्या थे, इनकी क्या डिमांड थी। उसके बाद हम बात करेंगे उनके रिप्रेशन की, कि भाई इस रिवोल्ट को किस तरीके से सप्रेस किया गया, रिप्रेस किया गया। एंड देन वी विल टॉक अबाउट द इमेजेस ऑफ द रिवोल्ट, कि भाई ये रिवोल्ट के बाद जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स थे वो अपने न्यूज़पेपर के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट और अपनी ब्रिटिश जनता को क्या बताने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद फाइनली हम लोग बात करेंगे इसके कंक्लूजन और टाइमलाइन की। तो चलिए वन बाय वन इस पूरे इवेंट को हम समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस रिवोल्ट की बात करें तो आपके चैप्टर में इसे 10 मई से शुरू किया है, लेकिन हम इस रिवोल्ट को और पहले से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए ये जो रिवोल्ट है ये ऐसा नहीं कि भाई 10 मई की सुबह सब लोग उठे और बोलो कि चलो भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट की आज तो भाई रिवोल्ट कर देना है, उनकी ईंट से ईंट बजा देना है। तो ऐसा कुछ नहीं था। 1857 की ये जो क्रांति है इसकी अगर आप शुरुआत देखेंगे तो ये बैटल ऑफ प्लासी यानी कि 1757 से जब से ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया पर कब्जा करना शुरू कर रहे हैं वहीं से ही लोगों के मन में इसके खिलाफ डिसकंटेनमेंट शुरू हो चुका था। ठीक, तो चलिए बात करते हैं। तो अगर हम इस रिवोल्ट के कॉजेस की बात करें, ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि भाई रिवोल्ट ऑफ 1857 के जो कॉजेस ये आप क्लास 8 में पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार जो है इसको मोटे मोटे तरीके से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके पॉलिटिकल कॉजेस की बात करें तो भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो हमारे यहाँ के जो राजा महाराजा थे उनके ऊपर उन्होंने ऐसी पॉलिसीज लेकर आए हुए थे जिससे हमारे यहाँ के जो लोकल राजा और नवाब थे वो हर तरीके से इनसे परेशान थे, जिनमें से एक था सब्सिडरी अलायंस और दूसरा था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, उसके साथ अब अगर हम इसके और चीजों की बात करें तो भाई अगर हम इनके इकोनॉमिक कॉजेस को जानेंगे तो हम सभी जान चुके हैं हमारे पिछले 2 चैप्टर्स में, स्पेशली कॉलोनिज्म एंड कंट्री साइड में, तो ये चीज हमने बहुत अच्छे से समझी थी कि भाई ब्रिटिशर्स ने हमारी जो इकोनॉमी थी उसकी बैकबोन किस तरीके से तोड़ी। उन्होंने हमारे जो पीजेंट्स थे उनके ऊपर किस तरीके से हाई रेवेन्यू उनसे वसूला, उसके साथ साथ जमींदार्स को किस तरीके से परेशान किया, और साथ ही साथ अगर हम बात करें हमारे वीवर्स की, आर्टिजन्स की, तो उनका ट्रेड जो था वो उन्होंने किस तरीके से बर्बाद किया हुआ था। तो इन सभी चीजों से भी हमारी जो भारतीय जनता थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से परेशान थी। उसके बाद अगर हम बात करें सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस की, ठीक है, तो अगर हम इन कॉजेस की बात करेंगे तो भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इंडिया में सोशल रिफॉर्म के नाम पर हमारे जो भारतीय कस्टम्स थे, हमारे जो ट्रेडिशन, उसके साथ छेड़छाड़ कर रही थी। ठीक, अब अगर हम देखें तो भाई हमारे यहाँ पर ऐसे कई सारे सोशल कस्टम्स थे, जैसे कि अगर हम बात करें तो भाई सती प्रथा, तो सती प्रथा को अबॉलिश किया गया विलियम बेंटिक ने। तो चलो ये तो चलो अच्छी बात है कि ये कर दिया, लेकिन उसके साथ विडो रीमैरिज को उन्होंने क्या करवा दिया, उसको उन्होंने अलाउ करवा दिया। उसके बाद जो हमारे हिंदू के मंदिर थे, मुसलमान के जो मस्जिद थे, उनके ऊपर लैंड टैक्स लगाया जा रहा था। तो ऐसी भी कई सारी चीजें थी। और साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो एडवेंट ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, ये जो मिशनरीज थी ये इंडिया में लोगों को कन्वर्ट करवा रही थी, किसमें, क्रिश्चियनिटी में। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम इंडियंस को लग रहा था कि भाई हमारा रिलीजन जो है उसके ऊपर ये ब्रिटिशर्स जो हैं ये इंटरफेयर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद अगर हम और आगे चले तो भाई यहाँ पर जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉज समझा जाता है ना, एक तो कॉज हुआ इसका मिलिट्री कॉज भी आप बोल लीजिए, और फिर हम इसका इमीडिएट कॉज पढ़ेंगे। तो अगर हम मिलिट्री कॉज की बात करें तो हमारे यहाँ पर जो सपॉइस थे, है ना,
ब्रिटिश गवर्नमेंट, कंपनी गवर्नमेंट जब हमारे देश में आई तो उन्हें हमारी टेरिटरीज को कैप्चर करने के लिए यहीं से कुछ ऐसे सोल्जर्स चाहिए थे, लोकल सोल्जर्स चाहिए थे जो लोअर लेवल रैंक पर होते हुए ब्रिटिशर्स की कमांड माने, और इसके लिए उन्होंने हम इंडियंस के कई सारे सोल्जर्स को भर्ती किया। अब ये जो सोल्जर्स थे, ये जो सपॉइज थे, इनके साथ शुरुआत में तो अच्छा व्यवहार हुआ, लेकिन बाद में जो है इनके साथ बहुत तरीकों से इल ट्रीटमेंट हुआ। ठीक है, तो जैसे वहां पर आप देख सकते हो कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है उनके साथ, उन्हें अपर रैंक्स पर प्रमोशन नहीं दिया जा सकता है ना। उसके साथ अगर आप बात करोगे तो भाई जनरल एनलिस्टमेंट, सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट जो था उसके थ्रू ने ये बोला गया कि आपको अपना देश छोड़कर आपको कहीं पर भी पोस्टेड किया जा सकता है। ठीक है, तो कुछ ये ऐसी चीजें थी। साथ ही साथ एक और चीज मैं आपको बताती हूँ कि भाई उन्हें जो उनके रिलीजियस सिंबल्स थे, है ना, आप बोल सकते हो कि जैसे हिंदू में आप बोल लीजिए कि तिलक लगाना है, मुस्लिम्स में आप बोल लीजिए टोपी पहनना है, तो ये सारी चीजें जो है वो उन्हें डिसअलाउ कर दी गई। ठीक, अब ये सभी चीजें जो थी ये कहीं ना कहीं जो सोल्जर्स थे, जो सपॉइज थे, उनके मन में कहीं ना कहीं क्या कर रहा था, डिसकंटेंटमेंट क्रिएट कर रहा था। लेकिन उसके साथ अगर हम देखेंगे कि अचानक से रिवोल्ट कैसे हुआ, क्योंकि ये जो सारे कॉजेज हैं ये बहुत लंबे समय से हम भारतीयों को परेशान कर रहे थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया, जैसे बोलते हैं ना किसी का पाप का घड़ा जब भर जाता है तो वो फूटता है, और ब्रिटिशर्स के साथ भी ऐसे ही हो रहा था कि भाई जो 1757 से बैटल ऑफ प्लासी के बाद वो कंटिन्यूअसली हम इंडियंस के ऊपर पाप ही पाप कर रहे थे, और एक दिन ऐसा आया कि उनका पाप का घड़ा जो था वो टूट गया। और वो दिन कब हुआ? वो दिन होता है इमीडिएट कॉज के साथ। और वो इमीडिएट कॉज क्या है बेटा? वो इमीडिएट कॉज है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अब उनकी ब्रिटिश आर्मी में एक नई राइफल में जो एक बुलेट होती है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करी। अब बुलेट इंट्रोड्यूस करने से क्या हुआ, भैया आर्मी है ये तो करते रहेंगे, है ना, मिलिट्री में कहीं ना कहीं रिफॉर्म्स तो आते ही हैं आर्म्स एंड एम्युनिशंस में। लेकिन ये बुलेट जो थी ये कोई आम बुलेट नहीं है। ये बुलेट जो थी उसमें उन्होंने ये बताया, है ना, कि भाई ये जो कवर है इस बुलेट का वो किससे बना हुआ है? लार्ड एंड टेलो से बना हुआ है, मतलब कि द फैट ऑफ काउ एंड पिग। ठीक है, अब काउ एंड पिग के अगर फैट से आपने बनाया हुआ तो भाई ये तो आप मान लीजिए कि भाई ये सही नहीं है दोनों के लिए, चाहे फिर वो सिपाही हिंदू हो या मुस्लिम हो। क्योंकि अगर हम हिंदुओं की बात करें तो हमारे लिए गाय का मांस खाना, मतलब कि बीफ खाना, ये क्या है? एक तरीके से पाप है। और वहीं पर अगर आप मुस्लिम्स की बात करेंगे तो उनके लिए पिग जो है वो काफी ज्यादा इनऑस्पिशियस कंसिडर करी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके की राइफल के बारे में जब लोगों को पता चला, उन सपॉइज को पता चला, तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि भाई हम तो ये तुम्हारी बंदूक को, ये पकड़ो तुम्हारी बंदूक, ये पकड़ो तुम्हारी गोली, हम इसको बिल्कुल हाथ भी नहीं लगा रहे हैं। अब इसको देख के भाई कंपनी गवर्नमेंट को गुस्सा आ गया कि ये क्या कर रहे हैं, कुछ भी करे जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत तो इसकी कहां से हो चुकी थी? फरवरी से शुरू हो गई थी, है ना, कि फरवरी में जैसे ही ये राइफल को इंट्रोड्यूस किया गया, इस बुलेट को इंट्रोड्यूस किया गया, तो फरवरी 1857 से यहाँ पे जो सोल्जर्स हैं, है ना, बहरामपुर में इन्होंने मना कर दिया कि भैया हम तो तुम्हारी ये जो ये चीज है इसको हम बिल्कुल यूज नहीं करने वाले हैं, पकड़ो तुम्हारी बुलेट, हम नहीं छू रहे इसको। ठीक है, अब वही डिस्कंटेनमेंट धीरे धीरे आगे आया। फिर ये आगे आता है कहां से? बहरामपुर से आया ये बैरकपुर में। ठीक है, तो मार्च 1857 में मंगल पांडे के नेतृत्व में कई सारे बैरकपुर के जो छावनी के, जो आप बोल सकते हो जो सपॉइज हैं, उन्होंने मना कर दिया कि हम इस बुलेट को हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन उसके बाद जब सपॉइज के ऊपर बार बार क्या किया गया, उनके ऊपर अटैक किया गया, उन्हें मारा गया, उन्हें धमकाया गया, तो मंगल पांडे ने वहां पे अपने जो एक सुपीरियर थे उनको उन्होंने गोली मार दी। अब इसके कारण मंगल पांडे को फांसी हो गई, और जैसे ही उन्हें फांसी हुई तो उसके बाद बाकी के जो इंडियन सपॉइज हैं, अब वो उनके नाम पर उन्होंने यहां पर उन्होंने अपना जो एक, आप एक तरीके से बोल लीजिए कि जो रिवोल्ट है, जो म्यूटिनी है, वो यहां पर वो शुरू कर चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फरवरी में शुरू हुई थी कहां पे? बहरामपुर में। फिर आई है क्रांति बढ़ के कहां पे? मार्च में 1857 में। कहां पर? बैरकपुर में। और उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आगे ये पहुंचती है कब? मई के समय में। कहां पर? मेरठ में। ठीक है, तो भाई मेरठ में क्या हुआ? मेरठ में कुछ 90 सोल्जर्स थे, उन्होंने मना कर दिया कि भैया हम तो ये बिल्कुल बुलेट तुम्हारी छूने वाले नहीं है। तो 90 में से 85 को उठा के उन्होंने जेल में डाल दिया। अब जब इनको उठा के जेल में डाल दिया तो बाकी और गुस्से में आ गए, तो ये सभी जो थे, बाकी के जो थे, उन्होंने इन 85 को रिलीज करवाया और वहां से इन्होंने अपना मार्च जो है वो शुरू किया। अब मेरठ से इन्होंने अपनी जर्नी शुरू करी। ठीक है, और मेरठ से कहां पहुंच गए ये? मेरठ से इन्होंने अपनी जर्नी शुरू करके ये आ गए हैं कहां पे? दिल्ली में।
ठीक है। तो ये जो मार्च था उनका, ये 9 मार्च की रात में उन्होंने, 9 मई की रात में उन्होंने शुरू किया, और 10 मई 1857 की जो रात है उस रात में ये कहाँ पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए। और दिल्ली जब ये पहुंचे तो भाई अब 10 मई को दिल्ली में क्या काम हुआ है, क्या चीजें हो रही हैं, वो हमने इस चैप्टर में अभी देखना है। तो 10 मई से आपको जो कहानी है वो यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है 10 मई 1857। तो 10 मई 1857 को क्या हुआ उसकी हम बात करते हैं। तो 10 मई को सारे के सारे जो सपॉइज हैं वो मेरठ से मार्च करते हुए कहाँ आ चुके हैं, दिल्ली में लाल किले में। और लाल किले में सुबह की वक्त जब यहाँ पे लास्ट मुगल एम्परर है ना, अब लास्ट क्यों है वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो उस समय पे जो लास्ट मुगल एम्परर है कौन, बहादुर शाह सेकंड जफर, वो उस समय पर रमजान का महीना था। तो भाई सुबह सुबह अपनी नमाज की तैयारी में वो उठे हुए थे और नमाज पढ़ने वो पहुंचे। इसके पहले ही सारे के सारे सपॉइज जो हैं वो वहां पर लाल किले में पहुंच चुके हैं और उन्होंने बोला कि मालिक बहादुर सुनिए हमारी बात, आपको क्या करना है, हम जो हैं हम सभी ब्रिटिश गवर्नमेंट से परेशान हैं और हम अब इस ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिल्कुल भी अंडर में नहीं रहना चाहते। हम आपकी लीडरशिप में अपना एक रिवोल्ट शुरू करना चाहते हैं जिसमें आप हमारे क्या होंगे, आप हमारे लीडर होंगे। आपकी बादशाही जो है वो दोबारा से हम इंडिया में स्टैब्लिश करना चाहते हैं, ठीक है। अब बहादुर शाह जो हैं वो थोड़े से डरे हुए हैं, सकपकाए हुए हैं कि भैया क्या हो गया, सुबह सुबह उठा था बिल्कुल मॉर्निंग चिल मूड में और ये पता नहीं कहां से आ गए और अब कुछ और नया करने को बोल रहे, तूफानी करने को बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहां से बहादुर शाह जफर जो है वो सोचते हैं कि अच्छा ठीक है बैठो पानी वानी पियो, मैं सोच के बताता हूं। तो उन्होंने बोला सोचने का समय नहीं है, हाँ बोलो या ना बोलो, ठीक है। तो अब बहादुर शाह को लग रहा है कि भैया अब तो क्या हो गई है, गले पे बंदूक रख दी इन्होंने, गले पे तलवार रख दी और बोल रहे हैं कि हाँ बोलो या ना बोलो। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है हाँ, है ना, तो हाँ बोल दी उन्होंने। अब यहीं से जो रिवोल्ट है वो शुरू हो चुकी थी, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या बताया है कि 10 मई जो है 1857 को उसमें इवेंट क्या हुआ कि जो सपॉइज हैं वो वहां पे कहाँ के थे, ये मेरठ के थे, मेरठ के कंटेनमेंट के थे, जो कहाँ पहुंच चुके हैं, अब दिल्ली पहुंच चुके हैं, ठीक है। सो पार्टिसिपेंट्स स्टार्टेड विद एन इन्फेंट्री ऑफ द इंडियन सोल्जर्स जॉइंड बाय द कैवलरी, ठीक है। तो अगर आप इस म्यूटिनी की बात करेंगे तो जो 3rd नेटिव इन्फेंट्री थी मेरठ की, उसने, जो हम 90 सोल्जर्स की बात कर रहे हैं, वो किसको बिलोंग करे, किस रेजिमेंट को बिलोंग करे, 3rd नेटिव इन्फेंट्री को, ठीक है। तो वहां से ये सभी आए हुए थे, पहले इन्फेंट्री थी, बाद में जो कैवलरी, जो घोड़े पे बैठे हुए जो सवार होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, उन्हें कैवलरी कहा जाता है। तो उन्होंने भी इसे ज्वाइन किया। अब इनका काम क्या है, किस तरीके से उन्होंने अपनी म्यूटिनी शुरू करी, तो देखो सीधी सी बात है कि जब आप म्यूटिनी करोगे, है ना, आर्मी आप बने हो, तो आप आर्मी किस नाम पर हो, क्योंकि आपके पास एम्यूनिशंस है, आपके पास वेपन्स है। अब तो जरूरी है कि जब आप इतना नेशनल लेवल पे अपना म्यूटिनी शुरू कर रहे हो तो भाई आर्म्स एंड एम्यूनिशंस तो चाहिए ना। तो ये सभी सोल्जर्स जो थे ये पहुंचे अपने रेजिमेंट में, अपने कैंटनमेंट में, और वहां पे जो बेल ऑफ आर्म्स था, मतलब कि वो जगह जहां पे सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस रखे हुए होते हैं, उसको उन्होंने कैप्चर कर लिया और वहां से जितने भी गोली बारूद बंदूकें थी उन सभी को उन्होंने क्या कर लिया, अटैक कर लिया, कैप्चर कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये क्या पहुंचे, उसके बाद ये जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे तो जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स उन्हें मिल रही थी, हर वो चीज जो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सिंबल थी, है ना, या ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उन्हें सभी के ऊपर उन्होंने अटैक करना शुरू किया। सो दे अटैक, डिस्ट्रॉयड एंड लूटेड ऑल द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स लाइक द रिकॉर्ड ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, गवर्नमेंट ट्रेजरीज, कोर्ट एक्सेट्रा, ठीक है। और इस तरीके से ये सारा अपना काम करते हुए कहां पहुंचे हुए हैं, दिल्ली पहुंचे हुए हैं, ठीक। चलिए अब मेरठ से ये कहाँ आ गए भैया, दिल्ली आ गए। दिल्ली में आके किससे मिल गए, बहादुर शाह जफर से मिल गए। अब जब ये रेड फोर्ट पहुंचे, है ना, 11 मई को, सर आस्क्ड फॉर परमिशन टू टॉक टू बहादुर शाह जफर एंड ही ब्लेस्ड द रिबेलियंस एंड इवेंट मूव्ड स्विफ्टली। और यहाँ से जब उन्होंने अलाउ किया कि ठीक है जाओ हम तुम्हें परमिशन देते हैं, तो परमिशन देने के बाद यहाँ पर जो है खुश होकर इन्होंने क्या किया, अपना जो रिबेलियन है वो शुरू यहाँ पर कर चुके हैं। अब देखो हाउ द म्यूटिनी बिगिन, ठीक है। तो यहाँ से समझने की कोशिश करो कि भाई ये म्यूटिनी हो कैसे रही है, कैसे ये करी जा रही है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले जो फायर गन होती है ना, आप एक तरीके से बोल लीजिए कि कोई तोप हो गई या कोई बंदूक हो गई, अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके से करी जाएगी। तो सबसे पहले इस तरीके से बंदूक की आवाज पे, तोप की आवाज पे इन्होंने क्या किया, सभी लोगों को इकट्ठा किया, है ना। अब जैसे ही तोप की आवाज होगी उसका मतलब समझ आ गया, लोगों को समझ में आ गया, सभी सपॉइज को समझ में आ गया कि भाई रिवोल्ट शुरू होने वाली है। उसके बाद क्या होता था, उसके बाद एक बिगुल बजाया जाता था और उस बिगुल के बाद क्या होगा,
सभी लोग जो हैं, मतलब जैसे बोलते हैं ना रणभेरी, है ना, कि भाई बिगुल जैसे ही बजा, बिगुल की आवाज हुई तो सभी लोग तैयार हो गए कि चलो भैया आक्रमण, हल्ला बोल। ठीक है, अब उसके बाद ये सभी आ गए कहाँ पे, ये सभी आ गए बेल ऑफ आर्म्स पे। और उस बेल ऑफ आर्म्स के ऊपर उन्होंने जो भी ट्रेजरी थी, जो भी आर्म्स एंड एम्युनिशंस थे, सारे जो थे ये लूट के यहाँ से भागते हुए दिखते हैं। उसके बाद जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उसके ऊपर ये अटैक करते थे, और साथ ही साथ अपनी रिवोल्ट को स्प्रेड करने के लिए जगह जगह पर इन्होंने अपने प्रोक्लेमेशन, इश्तिहार जो है वो दीवारों पर इस तरीके से चिपकाए और बात करी कि भाई देश को जरूरत है एकता की, यूनिटी की। तो सभी इंसान, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट को बिलोंग कर रहे हैं, सभी लोग जो हैं वो एकजुट हो जाएं और किसके खिलाफ आवाज उठाएं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाएं। तो यहाँ पे बेल ऑफ आर्म्स का मतलब बताया हुआ है स्टोर रूम इन विच वेपन आर केप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोक्लेमेशन है उसमें ब्रिटिशर्स को कहा जाता है क्या, फिरंगी। ठीक है, सो फिरंगी इज अ पर्शियन ओरिजिन टर्म पॉसिबली डिराइव फ्रॉम द फ्रैंक नेम। ठीक है, और जो उर्दू और हिंदी से बना हुआ है, जो किसके लिए यूज किया जाता है, फॉरेनर्स के लिए। ठीक है, स्पेशली यहाँ पर किसके लिए यूज किया जा रहा है, ब्रिटिशर्स के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं और क्या बताया हुआ है इन्होंने यहाँ पे। अब ये तो बात हुई भैया सपॉइज की, है ना, कि सोल्जर्स जो हैं वो म्यूटिनी कर रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ सोल्जर्स की म्यूटिनी से ये जो रिवोल्ट है ये पूरे हमारे भारत देश में स्प्रेड हो सकता है? नहीं, ये रिवोल्ट और ज्यादा जायंट रूप लेता है जब हमारे देश की जो आम जनता है ना, जो आम नागरिक हैं, जो पीजेंट्स हैं, जो वर्कर्स हैं, वो भी इस रिवोल्ट में उनका साथ देते हैं। बट उनको क्या मतलब कि भाई कोई भी यहाँ पे बंदूक गोली लाओ, हमें क्या मतलब, नहीं, वो लोग भी यहाँ पर ब्रिटिशर्स के साथ परेशान थे। और यहाँ पे अभी आपको आगे जाके एक नेक्सस भी समझ में आएगा, है ना, जहां पर क्या होगा कि भाई ये जो सोल्जर्स हैं कहीं ना कहीं पीजेंट ग्रुप को ही बिलोंग कर रहे हैं अल्टीमेटली, अवध के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया है कि कई सारे जो टाउन्स है, जैसे कि अगर हम बात करें लखनऊ की, कानपुर की, बरेली की, तो ये सभी टाउन्स में देखा गया कि जो पीजेंट हैं वो अपने मनी लैंडर्स जो हैं, साहूकार जो हैं, उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब उन्हें ढेर सारा टैक्स देना पड़ रहा था, ढेर सारा अमाउंट में उन्हें अपना लोन चुकाना पड़ रहा था, तो उस समय पे ये मनी लैंडर्स जो हैं वो उनसे अनडिसाइडेडली कुछ भी इंटरेस्ट जो है वो उनके ऊपर लगा रहे थे। तो यहाँ पर उन्हें समझ में आ रहा था कि भाई ये जो मनी लैंडर्स हैं ये भी तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स से ही मिले हुए हैं, तो सबसे पहले इनका गला पकड़ो, है ना, लगे हाथ क्या कर दो, इनकी भी बैंड बजा दो। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जो रिबेल्स थे, जो आम जनता थी, जो पीजेंट्स थे, उन्होंने मनी लैंडर्स और जो रिच थे, जो जमींदार थे, उनके घरों पर अटैक करना शुरू किया। और जिनको वो क्या समझते थे, दे वर कंसिडर्ड एज द ऑपरेशन एंड द एलीज ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो उनके हाउसेस जो थे उनको लूट किया गया, उनको डिस्ट्रॉय किया गया, आग लगा दी गई लोगों के घरों में। ठीक है, और इस तरीके से अब वो रिवोल्ट जो अभी तक क्या कंसिडर किया जा रहा था, सिर्फ और सिर्फ एक म्यूटनी, जहां पर सिर्फ जो सैन्य विद्रोह हो रहा है, मतलब कि जो सपॉइज हैं वही अपने सुपीरियर के खिलाफ यहां पर हल्ला बोल कर रहे हैं, उनके साथ साथ जब आम जनता, है ना, जो कॉमन मास है, उसने भी इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया, तो अब ये जो रिवोल्ट है ये म्यूटनी से चेंज होकर रिबेलियन हो चुकी है। क्यों? क्योंकि रिबेलियन में क्या होता है कि जो आम लोग होते हैं वो भी प्रेजेंट सिस्टम के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाते हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल ब्रिटेन्स, अब अगर यहाँ पर आप बात करोगे तो भाई अब जब इस तरीके से पूरा माहौल चल रहा है देश में, तो हर एक ब्रिटिशर जो है वो हमारे देश में अब घबरा चुका है और उसको अपनी मौत जो है वो सामने, यमराज जो है उसको आते हुए दिख रहे हैं, ब्रिटिश इंग्लैंड यमराज, और क्या बोलते हुए दिख रहे हैं कि चलो भैया बैग उठा लो, चलो छोड़ के आते हैं तुमको नरक में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंडिविजुअल ब्रिटेन ट्राई टू सेव देयर ओन लाइव्स एंड द लाइव्स ऑफ देयर फैमिलीज। और अब उन्हें समझ में आ रहा है कि हर एक इंसान, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या है, उनको कोई मतलब नहीं, भैया अपने बीवी बच्चों को बचाओ, जान बचाओ और यहाँ से भागो इंडिया से जैसे तैसे, अगर भाग पा रहे हो तो, है ना। तो यहाँ पे हर इंसान जो है वो अपनी जान की परवाह कर रहा है, स्पेशली कौन, ब्रिटिशर्स। ठीक है, उसके बाद और क्या बताया जा रहा है कि हर किसी को समझ में आ रहा है कि ये जो ब्रिटिश राज बना हुआ था ना 100 साल पहले, अब वो जो है वो पत्ते, आपने देखोगे ताश के पत्ते जो होते हैं उनका महल होता है और एक फूंक मारो तो वो टूटता हुआ दिख जाता है। तो यहाँ पर भी हर किसी को लग रहा था कि ये जो ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ साम्राज्य था ये भी उन ताश के पत्तों जैसा बिखरता हुआ समझ में आएगा, दिखता हुआ, बिखरता हुआ नजर आ रहा है, विच इज कोलैप्स लाइक अ हाउस मेड अप ऑफ कार्ड्स। ठीक, चलिए अब यहाँ पर आपको एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट के थ्रू बताया गया है कि उस समय पर दिल्ली में जो सिचुएशन है वो किस तरीके से थी। ठीक है, तो यहाँ पर दिल्ली उर्दू अखबार जो कि 14 जून 1857 को पब्लिश हुआ था, उसमें ये आर्टिकल हमें ये बता रहा है कि उस समय पर अगर आप देखेंगे तो जो वेजिटेबल और जो साग है वो भी लोगों को नहीं मिल रहा है ना, मतलब इतनी खराब सिचुएशन है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जाता है पीपल हैव बीन फाउंड टू कंप्लेन दैट इवन द कद्दू एंड पंपकिन एंड द बैगन एंड ब्रिंजल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बता रहे
रहे हैं, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भाई जो सड़ी हुई सब्जी जो तुम आज भी नहीं खा रहे हो, उस समय पर भी लोगों को ये पसंद नहीं थी, है ना। जैसे कि अगर आप बात करोगे कद्दू की, बैंगन की, तो ये जो सब्जियां हैं जो नॉर्मल टाइम में, यूजुअल टाइम में लोग देखना तक पसंद नहीं कर रहे हैं, उस समय पर ये लोग खा रहे हैं, और वो भी कैसी हुई, सड़ी हुई, रॉटन, ठीक है। तो उस समय पर ये आसानी से वो भी बाजारों में नहीं मिल रही है, आलू जो है वो भी सड़े हुए आलू जो है वो यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। वेजिटेबल्स जो है वो यहाँ पर लोगों तक पहुंच नहीं रही है, और हर जगह जो है, हर कोई हो, चाहे फिर वो अपर क्लास हो या फिर लोअर क्लास हो, स्पेशली लोअर क्लास की अगर हम बात करें तो वो उन्होंने स्टार्ट कर चुके हैं ब्रिटिशर्स को कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करना। तो हर तरीके से वो ब्रिटिशर्स की सारे कमांड्स को, सारे ऑर्डर्स को वो क्या कर रहे हैं, डिसोबे कर रहे हैं। तो अभी तक जो भी सर्विसेज जो इंडियंस के थ्रू ब्रिटिशर्स को करवाई जा रही थी, जैसे कि उनके घरों में पानी भरना, उनके घरों में जाकर काम करना, वो सभी सर्विसेज जो है वो यहाँ पर बंद करी जा चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि भाई जो अमीर लोग हैं वो तो जैसे तैसे थोड़ा बहुत इकट्ठा भी कर रहे हैं खाना, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो सिर्फ चीजों को देख रहे हैं ना, वो अपने जो लिप्स हैं उसके ऊपर अपनी जो टंग है उसको फेर कर, है ना, मतलब अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। और यहाँ पर क्या देखा गया कि हर तरीके से लोगों ने जो भी सर्विसेज जो ब्रिटिशर्स को वो प्रोवाइड करे थे वो उन्होंने बंद कर दी, जैसे कि वाटर कैरियर सर्विसेज जो है ना, उसके बाद और अलग अलग तरीके की सर्विसेज हो गई, कुकिंग हो गई, क्लीनिंग हो गई, ये सभी जो है वो ब्रिटिशर्स को इंडियंस की तरफ से दिया जाना अब यहाँ पर बंद हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर अब रिवोल्ट देखा जा रहा है कि भाई अलग अलग फॉर्म्स जो हैं वो यहाँ पर लेते हुए चला जा रहा है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन की, ठीक है, कि जब इस तरीके से म्यूटनी हो रही है, रिवोल्ट हो रही है, तो उसमें लोग जो हैं वो एक तरफ से दूसरे तरफ से संदेश कैसे पहुंचा रहे हैं, या फिर आप बात कर लीजिए कि भाई उनके बीच में कनेक्शन किस तरीके से स्टैब्लिश हो रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि देयर वाज अ कम्युनिकेशन बिटवीन द स्पॉय लाइंस ऑफ द वेरियस कंटेनमेंट्स, ठीक है। तो क्या बताया जा रहा है कि भाई जितने भी कंटेनमेंट्स थे उन सभी में जो सपॉय लाइंस है, मतलब वो जगह जहां पर इंडियन सपॉयज रहते थे, उन सभी के बीच में कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन होता था, टेलीकम्युनिकेशन या कोई और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। और इसी के कारण वन बाय वन अलग अलग जो भी कैवलरीज थी, इन्फेंट्रीज थी, रेजिमेंट्स थी, हर जगह पर क्या किया गया, म्यूटिनी करी गई। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया जा रहा है कि 7th अवध रेगुलर कैवलरी जो है उन्होंने उन कार्ट्रिजेस को यूज करने से मना किया मई में, और बाद में जो 48th नेटिव इन्फेंट्री है उन्होंने भी यहां से इस कार्ट्रिजेस को यूज करने से मना कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहां पर एक एग्जांपल बताया हुआ है कि कैसे जो मैसेज है वो ट्रांसफर किया जा रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल जो है वो आप हमें यहां पर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर बात हो रही है कैप्टन हेयरसे की, ठीक है। सो कैप्टन हेयरसे के ऊपर ये ऑर्डर आया कि भाई अवध मिलिट्री पुलिस जो है उसको ऑर्डर दिया गया कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर, तो कैप्टन हेयरसे को लेकर ये ऑर्डर आया हुआ था कि भाई कैप्टन हेयरसे को मारना है। लेकिन यहाँ पे जो अवध की मिलिट्री फोर्स है उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि नहीं, हम तो इन्हें क्या करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे। सो द अवध मिलिट्री पुलिस वाज गिवन प्रोटेक्शन बाय हिज इंडियन सबऑर्डिनेट ड्यूरिंग द म्यूटिनी। 41st नेटिव इन्फेंट्री इंसिस्टेड दैट टू किल हेयरसे और टू डिलीवर हिम इन द प्रिजन। लेकिन यहाँ पर मतलब कुछ सोल्जर्स जो हैं वो ये बोल रहे हैं कि भाई ये हेयरसे को मार दो, लेकिन बाकी जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि नहीं नहीं, हम इसे प्रोटेक्ट करेंगे, अच्छा आदमी। जैसे आपने देखी होगी ना मंगल पांडे मूवी में, है ना, कि वहां पे जो मंगल पांडे के वो जो दोस्त थे, है ना, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ ना देते हुए इंडियन सपॉइज का साथ दिया हुआ था उस म्यूटिनी में आगे जाकर, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या बताया कि कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स जो हैं वो यहाँ पर कुछ ब्रिटिशर्स को बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो उनके अगेंस्ट वायलेंस करने की बात कर रहे हैं। अब इसके ऊपर डिसीजन कैसे लिया जाएगा, तो इसका एक एग्जाम्पल बताया गया कि ये जो मैटर होगा ये पंचायत में सॉल्व होगा। और वो पंचायतें कब लगती थी, वो पंचायत उन सपॉय लाइन में रात के समय पर लगती थी, जहां पर अलग अलग कैंटनमेंट्स जो थे, अलग अलग सपॉय लाइंस जो थे, वहां से सभी सोल्जर्स जो हैं, जो इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते थे और मिलकर कलेक्टिवली जो है वो डिसीजन यहां पर लिया जाता था। तो द मैटर वुड बी सॉर्टेड बाय अ पंचायत कंपोज ऑफ द नेटिव ऑफिसर ड्रॉन फ्रॉम ईच रेजिमेंट, ठीक। चलिए, अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिखाया हुआ है सिस्टन तहसीलदार का। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि किस तरीके से जो फ्रैंकोइस सिस्टन है उन्होंने देखा कि जो इंडियंस थे वो किस तरीके से भेष बदल कर, है ना, क्या कर रहे हैं, अपना जो मैसेज है वो एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचा रहे हैं, मैसेज को ट्रांसफर किया जा रहा है रातों रात, ठीक है। तो होता क्या है, यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात करी गई कि उस जो रिवोल्ट था उसमें मैसेज जो है वो किस तरीके से कम्युनिकेट करे जा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है फ्रैंकोइस सिस्टन की। अ नेटिव क्रिश्चियन पुलिस इंस्पेक्टर इन द
सीतापुर विलेज, यहाँ पे वो बताते हैं कि जब वो कहाँ गए हुए थे, जब वो गए हुए थे सहारनपुर, अपने जो सीनियर थे यानी कि उनके जो मजिस्ट्रेट थे उनको रिस्पेक्ट पे करने के लिए, उनसे मिलने के लिए। तो वहां पर अब जाना तो आसान है नहीं, क्योंकि अगर ब्रिटिशर बन के जाओगे तो कोई भी पकड़ के तुमको धर दबोचेगा। तो उन्होंने यहाँ पे दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? उन्होंने इंडियन ड्रेस पहना है ना, उन्होंने जो धोती कुर्ता होता है, जो भी शॉल वगैरह थी वो उन्होंने लिया, इंडियंस का ड्रेसअप किया और यहां से वो क्या कर रहे हैं, यहां से वो चले गए। ठीक है, आगे गए है ना, वहां पे जाके पालकी मार के बढ़िया बैठ गए। अब वहां पे पीछे से कौन आया? वहां पे पीछे से आता है एक मुस्लिम तहसीलदार जो कि बिजनौर का था। जब वो आया तो उसने सोचा कि भैया कोई आदमी आया हुआ है यहाँ पे, कोई इंडियन बैठा हुआ है, तो उसने बोला कि बताओ मुझे अवध की क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है उन दोनों के बीच में। ठीक है, तो मुस्लिम तहसीलदार फ्रॉम बिजनौर एंटर्ड द रूम अपॉन लर्निंग दैट सिस्टम वाज फ्रॉम अवध। ही इंक्वायर्ड दैट व्हाट वाज न्यूज फ्रॉम अवध। वो उनसे पूछ रहे हैं कि तुम अवध से आए हो, बताओ अवध में क्या हालचाल चल रहे हैं। तो यहाँ पर सिस्टन को पता है कि भाई अगर ज्यादा बोलूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। तो सिस्टन ने यहाँ पे दिमाग लगाते हुए बोला कि देखो अगर तुम ऐसा करते हो, अगर तुम अपनी म्यूटिनी करते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो योर हाइनेस जो है वो क्या करेंगे, वो तुम्हें पकड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मुस्लिम तहसीलदार है उन्होंने क्या रिप्लाई किया? वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये सही समय है। अब जो है इस बार जो हम रिवोल्ट कर रहे हैं, म्यूटिनी कर रहे हैं, उसमें हम जो है पूरी पुख्ता तैयारी के साथ कर रहे हैं और ये बिल्कुल श्योर है कि इस टाइम हम 100% क्या होंगे, जीतेंगे, ब्रिटिशर्स को हमारे देश से भगा कर ही मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पता चला। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में जब फ्रैंकोइस सिस्टन को इस पूरे रिवोल्ट के बारे में पता चला कि भाई वो आदमी कौन था, तो उन्हें क्या पता चलता है आगे कि ही वाज द प्रिंसिपल रिबेल लीडर फ्रॉम द बिजनौर। ठीक है, तो इसके बारे में उन्हें यहाँ पर उन्होंने हमें बताया हुआ है। ठीक, चलिए अब ऐसे ही चार्ल्स बॉल्स ने भी यहाँ पर लिखा हुआ था। चार्ल्स बॉल्स रोड पंचायत वर असेंबल्ड ड्यूरिंग द नाइट इन द कानपुर सपोय लैंड्स एंड डिसीजंस वर टेकन कलेक्टिवली। ठीक, अब यहाँ पे म्यूटिनी और रिवोल्ट के बीच में आपको डिफरेंस बताया। तो म्यूटिनी क्या होती है बेटा? अ कलेक्टिव डिसोबीडियंस ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन विद इन द आर्म्ड फोर्सेस। और वहीं पर अगर आप रिवोल्ट या रिबेलियन की बात करेंगे तो रिवोल्ट आर रिबेलियन ऑफ द पीपल अगेंस्ट द एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी एंड पावर। ठीक है, तो म्यूटिनी में सपॉयज होते हैं, आर्मी फोर्सेस होती हैं, और अगर आप रिबेलियन की बात करते हैं, रिवोल्ट की बात करते हो, वहां पर जो कॉमन मास होता है वो उसमें पार्टिसिपेट करता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। लीडर्स एंड द फॉलोअर्स। ठीक है, तो अगर हम देखें तो भाई हमारा ये जो महान स्वतंत्रता संग्राम था है ना, हमारा जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो ये एक जगह से नहीं बल्कि कई सेंटर से लड़ा गया था है ना। हर जगह पर लोग जो थे, स्पेशली नॉर्थ इंडिया की अगर आप बात करेंगे तो हर जगह पर लोग जो हैं वो अपने अलग अलग कॉजेज को लेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट से परेशान थे और उन सभी के ऊपर एक ना एक लोकल लीडर होता था जिनकी लीडरशिप में ये पूरा रिवोल्ट जो है वो कंडक्ट कराया गया। ठीक है, तो अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कौन लीडर थे? भाई सिंपल सी बात है कि बहादुर शाह जफर है ना, वो मुगल एम्परर थे, तो वो वहां पर लीडर हुए थे। उसके बाद अगर आप कानपुर की बात करेंगे तो कानपुर में नाना साहिब, द सक्सेसर ऑफ द पेशवा बाजीराव सेकंड। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू उन्हें बोल दिया गया था कि अब तुम्हारी पेंशन वगैरह जो है वो हम बंद कर रहे हैं। तो यहां से नाना साहिब ने बोला कि भैया ऐसा नहीं चलेगा, पेंशन तो दो कम से कम, वैसे ही तुमने मराठास को वहां से महाराष्ट्र से निकाल के यूपी में फेंक दिया है और अब तुम बोल रहे हो कि पेंशन भी नहीं देंगे। तो इस कारण से नाना साहिब ने कानपुर से यहाँ पे अपनी बैटल करी। उसके बाद अगर झांसी की बात करें तो यहाँ पर भी रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो उनके अडॉप्टेड सन को है ना क्या किया गया, स्टेट को यहाँ पे एसिमिलेट करने की बात हो रही थी, एनेक्स करने की बात हो रही थी। तो इस कारण से रानी लक्ष्मीबाई जो है वो झांसी को अपना सेंटर बना के अपने रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करती हैं। उसके बाद बिहार की बात करें तो यहाँ पे एक जमींदार थे बाबू कुंवर सिंह। ठीक है, तो ही वॉज अ लोकल जमींदार जिन्होंने वहां पे पीजेंट्स को इकट्ठा करके, अपने आसपास के लोगों को इकट्ठा करके इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया। देन अगर लखनऊ की बात करें तो यहाँ थे बिरजिस कादिर। ठीक है, जो अवध के नवाब थे, उनके बेटे बिरजिस कादिर, उन्होंने यहाँ पे रिवोल्ट लड़ी हुई थी। उसके बाद अगर बरूद उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी एक लोकल जमींदार है जिनका नाम क्या है, शाहमल। सो ही ऑर्गेनाइज द विलेजर्स और उनके साथ उन्होंने इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया। देन बात करी जाए अगर ट्राइबल एरिया की तो यहाँ पर सिंहभूम छोटा नागपुर के एरिया से गूनो जो थे, हु वाज अ कोल्ड ट्राइबल लीडर, उनकी लीडरशिप में ट्राइबल्स ने इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया। और क्यों किया हम सभी अच्छे से जानते हैं कि भाई फॉरेस्ट लॉ के अंडर में ट्राइबल्स को हर तरीके से परेशान किया जा रहा था। उसके बाद अगर फैजाबाद की बात करें तो वहां पे एक मुस्लिम रिलीजियस लीडर जिनका नाम था मौलवी अहमदुल्ला, उन्होंने यहां पर क्या किया था, इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था। अब यहां पर आपको दो केस स्टडी दी हुई हैं जिसमें एक में आपको मौलवी अहमदुल्ला के बारे में बताया हुआ है और दूसरे में आपको शाहमल के बारे में बताया हुआ है। तो चलिए देखते हैं।
मौलवी अहमदुल्ला who was one of the many मौलवीज who played important part in the revolt of 1857। ठीक है, इनकी एजुकेशन जो थी वो हैदराबाद में हुई है ना। उसके बाद 1857 में ये विलेज टू विलेज उन्होंने जाना शुरू किया और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये जो वॉर है उसमें इन्होंने क्या बोला कि दिस इज द रिलीजियस वॉर, जिहाद है ये, है ना, कि अगर आप ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप अपने धर्म को बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये माना जाता था कि जब भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो ये एक पालकी में, एक प्लैंक्विन में आते थे और साथ ही साथ एक ड्रम बीटर जो होता था वो इनके साथ आगे आगे चलता था। तो एक डंका जो होता है, एक ड्रम जो होता है, क्योंकि वो हमेशा इनको अकंपनी करता था, इस कारण से इन्हें क्या कहा जाता था, डंका शाह। ठीक है, द मौलवी विद द ड्रम। The British official panicked as thousands of began following the Maulvi and many Muslim began seeing him as inspired। है ना, क्या माना जाता है कि भाई ऐसा समझा जाता है कि ये प्रॉफिट मोहम्मद से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। जिस तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद ने लोगों को जिहाद के बारे में बताया हुआ था, धर्म के बारे में बताया हुआ था, वैसे यहाँ पर मौलवी अहमदुल्ला की भी बात हो रही थी। ठीक है, नाउ व्हेन ही रीच लखनऊ इन 1856 ही वाज स्टॉप्ड बाय द पुलिस फ्रॉम प्रीचिंग इन द सिटी एंड सब्सिक्वेंटली उन्हें 1857 में जेल हुई फैजाबाद में। आगे जाकर, है ना, उन्होंने क्या किया, कई सारे सोल्जर्स जो थे उन्होंने इनको अपना लीडर अपॉइंट किया और उसके बाद एक बैटल में पार्टिसिपेट करते हैं, विच इज द बैटल ऑफ चिन्हट। तो उन्होंने इस बैटल में पार्टिसिपेट किया और वहां पर जो ब्रिटिश फोर्सेस जो हेनरी लॉरेंस के अंडर में थी उनको उन्होंने डिफीट किया। ही केम टू बी नोन फॉर हिज करेज एंड पावर। मेनी पीपल बिलीव दैट ही वाज इनविंसिबल एंड हैड द मैजिकल पावर्स। तो लोगों के दिमाग में यहाँ पर कई तरीके के, जो आप बोल सकते हो कि जो धारणाएं हैं वो यहाँ पर अपने लीडर्स को लेकर चल रही थी। ठीक, चलिए अब इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं शाहमल की, तो शाहमल की अगर अब बात करी जाए तो ही लिव्ड इन अ लार्ज विलेज इन परगना बरोत इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये जाट कल्टीवेटर्स के क्लैन को बिलोंग कर रहे हैं ना, और यहाँ पे जमींदार थे तो इनके पास को 84 देश 84 विलेजेस की जो जमींदारी थी वो इनके पास यहाँ पर थी। ठीक है, दिस रीजन वॉज इरिगेटेड एंड फर्टाइल विद डार्क रिच रोमी सॉइल, है ना। विलेजर्स जो थे वो प्रॉस्परस थे। ब्रिटिशर्स लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो उन्हें काफी ज्यादा ऑप्रेसिव लग रहा था क्योंकि रेवेन्यू डिमांड्स क्या थी, बहुत ज्यादा हाई थी और कलेक्शन इनफ्लेक्सिबल था। ठीक है, अब उसके बाद कल्टीवेटर्स यहाँ पर परेशान होना शुरू हुए, मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। ठीक है, शाहमल यहाँ पे उनके हेडमैन बनते हैं। उन सभी 84 देश के जो लोग हैं, कल्टीवेटर्स जो हैं, उनको उन्होंने इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उन्होंने क्या किया, रिबेल करना शुरू किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। ठीक है, एज मेनी अदर प्लेसेस द रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स टर्न्ड इनटू अ जनरल रिबेलियन अगेंस्ट ऑल साइन ऑफ ऑपरेशन एंड जस्टिस। यहाँ पे सभी कल्टीवेटर्स जो हैं उन्होंने अपनी फील्ड्स को छोड़ दिया, अपने जो जमींदार थे, मनी लेंडर्स जो थे, उनके हाउसेस को प्लंडर करना शुरू किया, प्रोप्राइटर्स जो थे उनको वहां से डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, कई सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को अटैक किया, ब्रिजेस को खत्म कर दिया, रिवर्स को डक कर दिया, मतलब जो कम्युनिकेशन चैनल्स थे, जो ट्रांसपोर्टेशन चैनल थे, उनको उन्होंने तोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो भाई हर तरीके से यहाँ पे ब्रिटिश सिंबल जो भी उन्हें दिख रहा था उसके ऊपर उन्होंने अटैक करना शुरू किया। देन दे सेंड सप्लाइज टू द सपॉइज हु म्यूटिनेड इन द दिल्ली एंड स्टॉप्ड ऑल ऑफिशियल कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्रिटिश हेडक्वार्टर्स एंड द मेरठ। ठीक है, लोकली उन्हें लोग राजा कहते थे, राजा शाहमल। हमने पढ़ा भी था कि जमींदार को लोग लोकली क्या बोलते थे, राजा बोलते थे। ठीक है, बाद में इन्होंने क्या किया, उन्होंने एक इफेक्टिव वर्क ऑफ इंटेलिजेंस यहाँ पे एस्टैब्लिश किया हुआ था। डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक हॉल ऑफ जस्टिस भी क्रिएट किया हुआ था। ठीक है, और उसके बाद फाइनली इनको मारा गया जुलाई 1857 में। ठीक है, तो आगे जाकर जब बैटल का सप्रेशन किया गया था तो उस समय पर शाहमल को पकड़ कर क्या कर दिया गया था, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। ठीक, चलिए भाई, तो अब आगे बात करते हैं रूमर्स एंड प्रोफेसीज की, मतलब कि जो आम जनता थी और जो सपॉइज थे उनके बीच में किस तरीके की रूमर और प्रोफेसीज जो थी वो स्प्रेड हो रही थी, जिसने इस आग को और ज्यादा क्या किया था, हवा दी हुई थी। चलिए, तो अगर हम रूमर्स की बात करें तो सबसे पहली रूमर्स जो थी वो कहीं ना कहीं जो सपॉइज थे उनके बीच में फैल रही थी कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट आई हुई है ये उनके कास्ट और रिलीजन को हार्म करने के लिए आई हुई है, उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए आई हुई है, और शायद इसीलिए वो ऐसे कई सारे स्टेप्स ले रहे थे जिससे ये बात जो थी वो कहीं ना कहीं प्रूफ हो गई। अब पहली चीज जिसने इस रूमर के ऊपर लोगों का बिलीव करवा दिया वो क्या थी कि भाई द इंट्रोडक्शन ऑफ द एनफील्ड बुलेट्स कोटेड विद द फैट ऑफ काउ एंड पिग। ठीक है, तो जो एनफील्ड बुलेट जो आई हुई थी जिसमें ये रूमर बताई गई कि भाई ये देख रही है आपको, ये रही वो बुलेट, है ना। तो देखो होता क्या था कि पहले जो थी उस समय पर क्या होते थे कि जो सोल्जर्स होते थे जब वो युद्ध में जाते थे, वॉर लड़ने के लिए जाते थे, तो उनके पास एक बैग में बारूद होता था और दूसरे हाथ में उनके पास गन होती थी। ठीक है, तो अब पहले वो उस बारूद को निकालते थे, गन में हैमरिंग रॉड से भरते थे और फिर उसके बाद वो फायर करते थे। अब इसमें बहुत ज्यादा टाइम चला जाता था, इतने में पता चले दुश्मन ने गोली मार दी और सिपाही टैब बोल गए। ठीक है, अब उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से यहाँ पर उन्होंने मिलिट्रिकल इनोवेशंस करे और यहाँ पर उन्होंने इंट्रोड्यूस करी
पड़ी क्या, एनफील्ड राइफल। ठीक है, अब ये जो एनफील्ड बुलेट थी इसके थ्रू क्या हुआ, इसके थ्रू ये हुआ कि भाई ये अब एक छोटी सी बुलेट होगी, उस बुलेट के अंदर बारूद भरा होगा, बस चलाने के पहले उसका जो कवर है, जैसे आप टॉफी खाते हो तो उसका रैपर निकालते हो पहले दांत से खोल के, है ना, तो वैसे ही आपको इसका रैपर निकालना होगा। तो रैपर निकाल तो लें भैया, लेकिन रैपर भी तो किससे बना हुआ है, रैपर बना हुआ था द फैट ऑफ काउ एंड पिग। अब ये जो काउ एंड पिग के फैट से बना हुआ था, ये दोनों के लिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान सिपाही हो, दोनों के लिए जो है ये इनके रिलीजन को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहा था। उसके बाद दूसरी रूमर क्या फैल रही थी, दूसरी रूमर ये फैल रही थी कि भाई मार्केट में जो आटा मिल रहा है ना, जो फ्लोर लोग खा रहे हैं, उसमें क्या कर दिया है, उसमें ब्रिटिशर्स ने जो बोन डस्ट है उसको मिलवा दिया। ठीक है, अब जब इन्होंने उसको बोन डस्ट में मिलवा दिया तो कहीं ना कहीं सपोय को लग रहा है कि भैया ये कौन सा काम हो गया कि हमें जो आटा खिला रहे हो उसमें भी तुमने हमें नॉनवेज खिला रहे हो। ठीक है, तो इसकी वजह से और ज्यादा जो चीजें हैं वो और ज्यादा खराब होने शुरू हो गई। ठीक है, अब रीजन क्या था, इसका रीजन ये था कि क्योंकि उस समय पर ये भी देखा जा रहा था कि भाई कई सारी जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो भारत में आ रही थी, और ये चाहे ट्राइबल रीजन्स हो या फिर लोअर क्लासेस हो, हर किसी को ये अपने रिलीजन यानी कि क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराने की कोशिश कर रहे थे। वेस्टर्न एजुकेशन भी दे रहे थे, इंग्लिश एजुकेशन भी दे रहे थे, मतलब हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उससे बच्चों को दूर किया जा रहा था, और एक नया एजुकेशनल सिस्टम, एक नया इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं उनमें डेवलप करवाया जा रहा था। इन सभी चीज़ों से जो लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं एक डर था कि ऐसा ना हो कि ये पूरा भारत जो है वो क्या बन जाए, वो क्रिश्चियन बन जाए, हम सभी अपने धर्म को, अपने रिलीजन को, अपने कस्टम्स को छोड़कर क्या बन जाए, अंग्रेज बन जाए। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या थी, दूसरी चीज़ थी प्रोफेसीज। मतलब कि क्या प्रोफेसीज बताई जा रही थी, पहली प्रोफेसी ये थी कि ये माना जा रहा था कि ब्रिटिश रूल जो कब शुरू हुआ था, अगर हम इसके डायरेक्ट रूल की बात करें तो जब बैटल ऑफ प्लासी हुई, यानी कि बैटल ऑफ प्लासी जो किसके बीच में हुई थी, नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, जिसमें एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जालसाजी करके, है ना, ट्रेशरी करके कहीं ना कहीं जो नवाब सिराजुद्दौला है उन्हें हराया गया था रॉबर्ट क्लाइव के थ्रू। ठीक है, अब जब ये वॉर जीती गई, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि भाई अब जो बंगाल था उसका एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास आ चुका था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास आ चुका था। तो अब कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि 1757 से लेकर अब कहाँ आ चुके हैं, 1857 में, और 100 साल हो चुके हैं किसको, बैटल ऑफ प्लासी को। और ये जो बैटल ऑफ प्लासी है, क्योंकि अब 100 साल हो चुके हैं, ब्रिटिशर्स का टाइम जो है वो टाइम आउट हो गया है, खत्म हो गया है, और 100 साल बाद अब ये वो समय है कि जून जैसे ही आएगा वैसे ही ये जो ब्रिटिशर्स का राज जो है वो हमारे देश से खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उन्होंने मई में बैटल शुरू करी थी। ठीक है, जून में ये बैटल लड़ी हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1857 को। तो उन्होंने क्या बोला कि भैया जैसे ही 23 जून 1857 आएगी वैसे ही हम लोग क्या हो जाएंगे, जीत जाएंगे, और ब्रिटिशर जो होंगे वो हमारे देश से चले जाएंगे। अगली प्रोफेसी क्या बताई गई कि भाई यहाँ पे देखा गया कि जो विलेजेस हैं उनके बीच में लोग जो है ना वो इस तरीके से चपाती बनाकर उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। अब ये जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये चीज़ बता रहा था कि ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा एक ओमन किसी को इंट्रोड्यूस कर रहा है विच शोज द अपहीवल, मतलब कुछ ऐसा होने वाला है शायद इन चपातीज के डिस्ट्रीब्यूशन से कि लोग जो हैं वो एक साथ आ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, और जरूर ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक बहुत बड़ा संग्राम, एक बहुत बड़ा विद्रोह जो है वो हमारे देश में देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये सभी बात हुई रूमर और प्रोफेसी की। अब यहाँ पे एक और रिपोर्ट बताई हुई है किसके थ्रू, कैप्टन राइट हु वाज द कमांडेंट ऑफ द राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो रिपोर्टेड दैट इन द 3rd वीक ऑफ जनवरी 1857। ठीक है, अब यहाँ से देखो, तुमने एक मूवी देखी होगी मंगल पांडे, है ना। अब उस मंगल पांडे मूवी में भी तुमने देखा होगा कि जब मंगल पांडे नहा कर सुबह सुबह, है ना, लौट रहे थे तो उन्हें एक झाड़ू लगाने वाले ने, है ना, एक जो स्वीपर था उसने क्या किया, उन्हें टच कर दिया, और उसकी वजह से मंगल पांडे बहुत ज़्यादा उसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं उस मूवी में, और वहाँ पर उन्होंने बोला कि छी छी छी, तुम इतने खराब काम करते हो, तुम लोअर क्लास के हो, तुम कहाँ मेरे पास आ गए। तो उस समय पर वो रिप्लाई करता है कि बहुत जल्दी ये जो तुम्हारा धर्म है ना ये खत्म होने वाला है। तो ऐसा ही कुछ इंसिडेंट यहां पर भी बताया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर बात हुई कि रिपोर्टेड दैट इन द 3rd वीक ऑफ जनवरी 1857 अ लो कास्ट खलासी हु वर्कड इन द मैगजीन इन द डमडम हैड आस्क्ड अ ब्राह्मण सपॉय फॉर ड्रिंक ऑफ वाटर फ्रॉम हिज लोटा। ठीक है, तो यहां पे खलासी क्या होता है, जो आर्मी में लोअर क्लास करने वाले लोग होते हैं उनकी बात हो रही, जो लोअर ग्रेड पे लोग होते हैं उनकी बात होती है। ठीक है, तो यहां पर बात हुई कि यहां पर एक लोअर ग्रेड के एक इंसान ने यहां पर एक इंडियन सपॉय से बोला कि क्या मैं आपके लोटे से पानी पी सकता हूं। तो यहां पर उनका क्या
रिप्लाई था, ही रिफ्यूज्ड एंड सेइंग दैट द लोअर कास्ट टच वुड डिफाइल द लोटा। और उन्होंने क्या बोला कि नहीं नहीं नहीं, तुम तो भैया अछूत हो, लोअर क्लास के हो, अगर तुमने मेरे लोटे से पानी पी लिया तो मेरा लोटा भी क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे खलासी को गुस्सा आ गया और खलासी ने इनको वो बात बता दी जो शायद उसे नहीं बतानी थी। क्या थी वो बात, यहाँ पे खलासी बताते हैं, द खलासी had reportedly retorted, you will soon lose your caste as ere long you will have to bite the cartridges covered with the fat of cow and pigs। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ भैया, खलासी गुस्से में था तो उसने बोला कि अच्छा तुम बड़े धर्म की बात करते हो, रुको, बहुत जल्दी ये जो तुम्हारा धर्म है ना, ये उस समय तुमसे चला जाएगा, तुम पाप के भागीदार बन जाओगे जब तुम्हें फौज में जाकर क्या करना पड़ेगा, उन काऊ और पिग के फैट से बनी हुई जो बंदूकें हैं, उनकी जो राइफल्स हैं, उनको तुम्हें जो उनकी बुलेट है उसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपने दांत से काटना पड़ेगा। तो तब अपने आप ये जो तुम्हारा धर्म का ये जो तुम ढोंग कर रहे हो ना, ये अपने आप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब इस रिपोर्ट की जो वेरासिटी है, इसकी जो ऑथेंटिसिटी है, ये अभी हमें नहीं पता है, लेकिन इसी ही तरीके की ये जो रूमर थी ये धीरे धीरे सारे सपोय लाइन में फैलती हुई चली गई और इसकी वजह से सारे के सारे जो सपोय हैं वो इस तरीके से परेशान हो जाते हैं। ठीक, चलिए अब why did the people believe in the rumor, मतलब कि ऐसा क्या था। देखो रूमर्स तो आज के ज़माने में भी है, लेकिन क्या हम सारी रूमर्स के ऊपर बिलीव करते हैं, नहीं। अगर उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिकल रीज़न होता है तो ही लोग इन रूमर्स के ऊपर बिलीव करते हैं। अब ये जो रूमर चल रही थी, ये जो रूमर फैल रही थी, उसकी वजह से पीछे कुछ ना कुछ ऐसे ब्रिटिशर्स ने ऐसे स्टेप लिए हुए थे जिसकी वजह से लोगों का इन रूमर्स के ऊपर, इन प्रोफेसीज के ऊपर जो विश्वास था वो पक्का हो गया। ठीक है, तो पहला रीज़न क्या हो सकता है, पहला रीज़न ये था कि भाई गवर्नर जनरल जो थे, कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, उन्होंने इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करने के नाम पर हमारे इंडिया में ऐसे कई सारे रिफॉर्म्स लेकर आए थे, जैसे कि क्या, जैसे कि सती प्रथा को उन्होंने खत्म कर दिया था, उसको एबॉलिश कर दिया था। ठीक है, उसके साथ अगर आप बात करेंगे तो और जो वेस्टर्न आइडियाज थे, वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस करी गई, वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस बनाए गए। ठीक है, establish law to abolish the customs like the sati and to permit the remarriage of the Hindu widows। तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स थे रिलीजन और सोशल और एजुकेशनल पर्सपेक्टिव में, रीजन्स में, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भाई ब्रिटिशर्स जो है वो हमारे इंडियन कल्चर को खत्म करने के लिए आए हुए हैं और अपना जो यूरोपियन कल्चर जो है वो हमारे ऊपर इम्पोज कर देंगे। उसके साथ साथ अगर आप पॉलिटिकल टर्म्स की बात करें तो भाई बहुत सारे हमारे जो स्टेट्स थे उन्हें एनेक्स किया जा रहा था। सो एनेक्सेशन ऑफ स्टेट्स लाइक द झांसी, सतारा एंड इंट्रोड्यूस देयर ओन सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, laws and their methods of the land settlements and land revenue system, जो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि भाई ब्रिटिशर्स बहुत जल्दी हमारे जो लोकल नवाब्स हैं, राजाज हैं, उन्हें डिस्प्लेस कर देंगे, उन्हें हटा देंगे और खुद जो है वो हमारे भारत राष्ट्र के ऊपर कब्जा कर लेंगे अपने नई पॉलिसीज के साथ, अपने नए एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के साथ ही साथ जो क्रिश्चियन मिशनरीज एक्टिविटीज कर रही थी, है ना, लोगों को बाइबल पढ़ा रही हैं, क्रिश्चियन एजुकेशन दे रही हैं, चर्च बनवा रही थी देश में। ठीक है, तो ये सभी भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ को कहीं ना कहीं और ज़्यादा उसको क्या किया, उन्होंने और ज़्यादा एग्रीवेट किया कि भाई नहीं, ऐसा लगता है कि सचमुच हमारा देश जो है वो हिंदू और मुस्लिम धर्म को छोड़कर क्या बन जाएगा, क्रिश्चियन बन जाएगा। और इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से हमारी जो इंडियन पॉपुलेशन होती है वो परेशान हो जाती है और यहाँ पर ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं अवध इन रिवोल्ट। ठीक है, कि भाई अवध जो है वो इस पूरे रिवोल्ट का मेन सेंटर या मेन रीजन कंसिडर किया जा रहा है। तो अवध में ये जो रिवोल्ट किस तरीके से स्प्रेड हुई, चाहे फिर वो नवाब हो या तालुकदार हो या आम जनता हो या सपोय हो, हर कोई जो है वो क्यों अवध में इस रिवोल्ट को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक है, एक्साइटेड है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बात हो रही है लॉर्ड डलहौजी की। पहले लॉर्ड डलहौजी की हम लोग बात करते हैं। सो लॉर्ड डलहौजी हु वाज द गवर्नर जनरल इन ईयर 1851, यहाँ पर उन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज किया। यहाँ पर वो एक बार डिस्क्राइब करते हैं किंगडम ऑफ अवध के बारे में कि दिस इज अ चेरी, है ना, अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई अवध तो एक ऐसी चेरी है कि हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि अगर आप बाकी राज्यों की बात करें, बाकी स्टेट्स की बात करें तो उन्हें हमें कहीं ना कहीं एनेक्स करना पड़ा, लेकिन वहीं पर अगर आप किसकी बात करेंगे, वहीं पर अगर आप अवध की बात करेंगे तो उसे हमें वॉर से तो जीतने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक दिन अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगी। और ऐसा ही कुछ उन्होंने अवध के साथ किया, जहां बाकी सारे स्टेट्स को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के नाम पर उन्होंने ये कहा कि भाई आपके पास कोई लीगल हायर नहीं है। वहीं पर 1856 में अवध को सिर्फ मैल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर एनेक्स कर लिया गया। ठीक, तो ये बात जो थी ये कहीं ना कहीं लोगों को लग रही है कि भाई ये तो कुछ गड़बड़ घोटाला चल रहा है अवध के साथ। ठीक है,
अब यहाँ पे बात हो रही है सब्सिडरी अलायंस की, ठीक है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैब जो है वो डायरेक्टली हमारी कंट्री में नहीं आया, पहले क्या आया, सब्सिडरी अलायंस, उसकी बात करते हैं। तो सब्सिडरी अलायंस हैड बीन इम्पोज्ड इन अवध इन द ईयर 1801। अब सब्सिडरी अलायंस की बात करते हैं। तो सब्सिडरी अलायंस की अगर हम बात करें तो इसके टर्म्स क्या थे। द नवाब हैड टू डिसबैंड हिज मिलिट्री फोर्स। अगर आप सब्सिडरी अलायंस जो कि आप पढ़ चुके हैं क्लास 8th में, उसको एक बार और पढ़ लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब कोई भी स्टेट जब सब्सिडरी अलायंस को ज्वाइन करता है तो उसमें सबसे पहले नवाब को क्या करना पड़ेगा, या उस राजा को क्या करना पड़ता है कि उसके पास जो अपनी खुद की मिलिट्री फोर्स थी, है ना, उसको उसे डिसबैंडन करना पड़ेगा। और डिसबैंडन करके जो ब्रिटिश ट्रूप्स थे उनको अपनी कंट्री में स्टेशन करना पड़ेगा, और वो भी अपने खुद के खर्चे पर, ठीक है। तो यहां पर क्या था, द नवाब हैड टू डिसबैंडन हिज मिलिट्री फोर्स, अलाउ द ब्रिटिश ट्रूप्स टू पोजीशन देयर विद इन देयर किंगडम, एक्ट इन अकॉर्डिंग विद द एडवाइस ऑफ द ब्रिटिश रेसिडेंट अटैच्ड टू द कोर्ट, ठीक है। तो क्या होगा भैया कि अपने ट्रूप्स को डिसबैंडन कर दो, अपना जो डिफेंस का जो पूरा काम है वो किसको दे दो, ब्रिटिशर्स को दे दो। अब जो ट्रूप्स आपके यहाँ रहेंगे, जो स्टेशन रहेंगे आपके प्रोटेक्शन के लिए, उसको भी अपने खर्चे के ऊपर आपको पालना है। और साथ ही साथ आपका जो कोर्ट होगा, है ना, उस कोर्ट में यहाँ पर हमेशा एक कौन प्रेजेंट होगा, एक ब्रिटिश रेसिडेंट प्रेजेंट होगा, जो आपके कोर्ट में लिए जा रहे डिसीजंस में इंटरवीन कर सकता है, ठीक है। अब कौन है ब्रिटिश रेसिडेंट, उसकी बात करते हैं। तो रेसिडेंस वाज द डेजिग्नेशन टू अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नर जनरल who lived in the state which was under the direct under the British rule, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसा आदमी होगा जो रिपोर्ट करता है किसको, गवर्नर जनरल को, ठीक है, उसकी बात हुई। अब इसके इफेक्ट क्या होते हैं, अब जैसे ही यहाँ पर नवाब ने अपनी आर्मी को डिसबैंडन किया तो उसके बाद क्या हो गया कि भाई नवाब को अब कंप्लीटली डिपेंड करना पड़ेगा किसके ऊपर, ब्रिटिश फोर्सेस के ऊपर, कि जब कल को कभी भी उसको किसी के ऊपर अटैक करना है या अगर अपने आप को किसी से प्रोटेक्ट करना है तो उसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होगी। सो नाउ द नवाब हैज बिकम इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिश टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर विद इन द किंगडम एंड he could not assert control over his rebellious chief, है ना। कि अभी तक क्या होता था कि जो नवाब हैं, नवाब क्यों है, क्योंकि भाई उनके पास अपनी आर्मी है। अगर कल को किसी ने चूचपट की, कल को किसी ने आवाज उठाई तो नवाब पहुंच जाएंगे वहां पे अपनी आर्मी लेकर और उसको 2 थप्पड़ मार के बोलेंगे कि चुपचाप बैठो यहाँ पे। लेकिन अब तो भैया नवाब के पास ही आर्मी नहीं है। जो लोकल लीडर्स थे उनको पता था, उन चीफ को पता था कि नवाब के पास अब कोई पावर नहीं है, और जब नवाब के पास पावर नहीं है तो हम क्यों नवाब की बात माने। तो ऐसे समय पर अब हर कोई जो है वो नवाब से क्या करने लगा, नवाब जो है उनकी जो अथॉरिटी थी वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन होने लगी और ब्रिटिशर्स जो थे उनके पावर गेन होने लगा, ठीक है। तो यहां पर ये चीज बताई गई है। अब यहां पे सब्सिडरी अलायंस के बारे में थोड़ी सी और चीजें बताई गई हैं। So subsidiary alliance was a system devised by Lord Wellesley in the year 1798, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली जो थे उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था कब, 1798 को। All those entered into in such alliance with the British had to accept certain terms and conditions। क्या क्या थी उसकी, सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशंस में आता है कि भाई ब्रिटिश वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग देयर एलीज फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स टू देयर पावर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं ना तो ये सब्सिडरी अलायंस का जो कंसेप्ट है ये कौन लेकर आए थे, फ्रेंच, है ना। फ्रेंच जो थे हमारे इंडिया में, जो डुप्लेक्स थे, उन्होंने फ्रेंच एडमिरल डुप्लेक्स जो थे वो इस सिस्टम को लेकर आए थे। अब उसके थ्रू ये बताने की कोशिश करी जा रही है कि जो यूरोपियंस थे वो इंडिया में कुछ राजे महाराजों को अपने साथ अपना एली, अपना दोस्त बनाना चाहते थे, और ये चाहते थे कि उनके रहते हुए उस स्टेट में कोई दूसरा यूरोपियन एंटर ना करे। तो ये पॉलिसी तो फ्रेंच लेकर आए थे, लेकिन उसको मास लेवल पे किसने इंट्रोड्यूस करा था, ब्रिटिशर्स ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। उसमें उन्होंने क्या बोला कि जो भी इंडियन स्टेट हमारे साथ दोस्ती करेंगे, हमारे साथ क्या करेंगे, सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस करेंगे, उस स्टेट का जो प्रोटेक्शन का काम होगा, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, दोनों थ्रेट से कौन बचाएगा उन्हें ब्रिटिशर्स या ये यूरोपियन पावर बचाएगा। अब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए भैया ये जो आर्मी होगी नवाब की, इन राजाओं की, उसको हम डिसबैंडन कर देंगे और उनकी जगह हमारी जो वेल इक्विप्ड आर्मी है, वेल ट्रेन्ड आर्मी जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, वो यहाँ पर स्टेशन हो जाएगी। लेकिन इसका पैसा किसको देना पड़ेगा, इसका पैसा तो भैया नवाब ही देंगे, हम नहीं चुकाएंगे, अपने पैसों पे नहीं, ठीक है। नाउ द एलीड हैव टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज फॉर मेंटेनिंग दिस कंटिजेंट, और उसके बाद द एलीड कुड एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द अदर रूलर्स और एंगेज इन वारफेयर ओनली विद द परमिशन ऑफ द ब्रिटिशर्स। सीधी सी बात है कि भाई जब आपके पास अपनी खुद की आर्मी नहीं है, आपके पास किसी और की आर्मी है, तो उस आर्मी को अगर आप बोलोगे कि आक्रमण, तो वो आदमी आक्रमण नहीं करेगी, वो पहले पूछेगी कि जाओ हमारे ब्रिटिश साहिब से पूछ कर आओ। अगर वो बोलेंगे तो आक्रमण, देन अदरवाइज नो आक्रमण, ठीक है। तो उसकी उन्होंने यहां पर बात कर दी, ठीक। चलिए
अब और क्या बताया जा रहा है, अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई ब्रिटिशर्स जो हैं वो अवध को क्यों ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से अवध जो है वो उन्हें एक मेन सेंटर लग रहा है, कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट टेरिटरी उन्हें लग रही थी। तो रीजन फॉर एक्वायरिंग द टेरिटरी ऑफ द अवध, सॉइल वॉज गुड फॉर प्रोड्यूसिंग द इंडिगो एंड कॉटन। ठीक है, अवध जो है भैया वहां पर अच्छा खासा कल्टिवेशन है, फर्टाइल सॉइल है गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के कारण। तो क्या बोला गया कि भैया अच्छा खासा कल्टिवेशन हो सकता है यहाँ पे नील और किसका, कॉटन का। Then it is ideally located to be developed into the principal markets of the upper India। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। ठीक है, यहाँ देखो ये रहा अवध, और अवध एक ऐसी लोकेशन पे प्रेजेंट है जिसमें ये बताया कि अगर अवध कैप्चर हो गया, ये सेंटर रीजन कैप्चर हो गया, तो आसपास के रीजन को कैप्चर करना और आसान हो जाएगा, एक मार्केट सेंटर यहाँ पे डेवलप कर सकते हो। तो ट्रेड जो है, जो ब्रिटिश गुड्स लेकर आ रहे हैं इंडिया में, उनको भी यहाँ से ट्रांसपोर्ट करना, ट्रेड करना और आसान हो जाएगा। देन टू कंप्लीट द टेरिटोरियल एनेक्सेशन ऑफ द ब्रिटिश। ठीक है, कि जैसे ही लॉर्ड डलहौजी आए, लॉर्ड डलहौजी ने वन बाय वन करके ढेर सारी जो इंडिया की जो टेरिटरीज थी उनको उन्होंने एनेक्स करना शुरू किया। ठीक है, तो अब लॉर्ड डलहौजी को ये लग रहा है कि भैया इंडिया का जो फाइनल टेरिटोरियल एनेक्सेशन जो है ना वो भी मेरे समय पर ही हो जाना चाहिए, तो अवध बस बचा है, तो जैसे तैसे अवध को भी मैं कैप्चर कर लूँ, है ना, बाकी का तो जीत ही लिया है मेरे पुराने दोस्तों ने, भाइयों ने, तो अवध बस बचा है, तो उसको के ऊपर भी मैं क्या कर लूँ, कैप्चर कर लूँ। तो इस कारण से लॉर्ड डलहौजी जो थे वो चाहते थे कि चाहे भले ही वहां पे नवाब जिंदा हो, उनके बच्चे जिंदा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं लग रहा, ना लगे। ठीक है, क्या हो गया, कोई बात नहीं, जो नवाब है उनसे काम करते नहीं बन रहा है, नवाब जो है वो मेल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और इसके कारण अब क्या करेंगे, इस कारण भैया जो अवध है वो हमारी टेरिटरी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैप में आपको बताया जाता है टेरिटरीज विच आर अंडर इन दी ब्रिटिश कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो पिंक से दिख रहा है ना, डार्क पिंक से जो दिख रहा है वो सारा किसके अंडर में है, ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर में। ठीक है, तो यहाँ पे आप अवध देख सकते हैं, यहाँ पे आप बंगाल देखेंगे, यहाँ पे आप साउथ इंडिया में अरकोट वाला, मैसूर वाला, मदुरई वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ पे पूना जो महाराष्ट्र में मराठास को हरा के उन्होंने जीता था, बेरार वाला रीजन जो यहाँ पे सिंधिया जो होलकर्स वगैरह को हरा के जीता था, सिंधिया से ये जो रीजन है, सिंधियास के पास था लेकिन बहुत सी टेरिटरी वो जीत चुके थे उनसे। ठीक है, उसके बाद पंजाब उनकी डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में था, सिंध था, है ना, तो बहुत सारी टेरिटरीज जो हैं वो किसके, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ चुकी थी। ठीक, चलिए अब जैसे ही डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू अवध को क्या किया गया, अवध को कैप्चर किया गया, एनेक्स किया गया और नवाब को डिस्प्लेस किया गया, डिथ्रोन किया गया, तो भैया अब तो अवध की जनता जो है वो ब्रिटिशर से बहुत नाराज हो गई कि तुमने कैसे, है ना, जब तक ये सब चल रहा था ठीक है ना, लेकिन तुम हमारे नवाब को कैसे उठा के ले गए। तो यहाँ से जनता जो है वो ब्रिटिशर्स को आलू टमाटर फेंक के मारना शुरू कर रही है। सो द नवाब वाजिद अली शाह वाज डिथ्रोन्ड एंड एक्साइल्ड टू कलकत्ता ऑन द चार्ज ऑफ द मिसगवर्न। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि भैया ये जो नवाब है ना, ये क्या करते हैं, दिन रात बस महफिलों में बैठे रहते हैं, गाना सुनते रहते हैं, नाच गाना करते रहते हैं, और इन्हें अपने जो सरकार है, अपना जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो क्योंकि ये अपनी टेरिटरी को मिसगवर्न कर रहे हैं, इसलिए ऐसे नवाब की जरूरत नहीं है, ये अवध जो है अब हमारे डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएगा, और नवाब को बोलो टाटा बाय बाय और तुम कहाँ जाओ, कलकत्ता जाओ, बाबू मोशाय बनो। ठीक है, सो द ब्रिटिश गवर्नमेंट रॉन्गली अज्यूम दैट ही वाज एन अनपॉपुलर रूलर। अब यहाँ से भैया गलती तो इंसान से ही होती है, और ब्रिटिशर्स भी हैं तो इंसान, भगवान तो है नहीं। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जैसे बाकी नवाबों को हटाया वैसे ही शायद इन्हें भी हटा देंगे, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब नवाब वाजिद अली शाह को हटाया गया तो उनके पीछे जो उनकी जनता थी, जो उनकी प्रजा थी, वो उनके जाने से बहुत ज्यादा नाराज हुई। ठीक है, एंड ऑन द कॉन्ट्ररी ही वाज वाइडली लव्ड एंड ही व्हेन ही लेफ्ट लखनऊ मेनी फॉलोड हिम ऑल द वे टू द कानपुर सिंगिंग द सॉन्ग्स ऑफ द लेमेंट्स। और जब उन्हें कलकत्ता ले जाया जा रहा था तो बहुतों ने उन्हें कानपुर, लखनऊ जैसे जो सिटीज हैं वहां तक उन्हें फॉलो किया और उनके लिए कई सारे सॉन्ग गाए हुए थे। द रिमूवल ऑफ द नवाब, डिसोल्यूशन ऑफ द कोर्ट एंड इट्स कल्चर। हो क्या रहा था, देखो समझने की कोशिश करो कि भाई अगर नवाब चले गए तो नवाब ने क्या किया हुआ था, नवाब ने वहां पर अपना एक कोर्ट बनाया हुआ था, अपना एक कल्चर बनाया हुआ था, जिससे कई सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था, है ना, बहुत सारे जो म्यूजिशियंस थे, आर्टिजन्स थे, है ना, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, हर किसी को वहां पर एम्प्लॉयमेंट था। लेकिन अगर नवाब ही चले गए, कोर्ट ही चला गया तो क्या हुआ, ये सारे लोग तो बेरोजगार हो गए। तो इसके कारण क्या बताया गया कि भाई अवध जो था, जहां पर नवाब थे, उनके जाने से बहुत सारे लोग जो थे वो वहां पर नाराज दिखाई दे रहे थे, और इसी कारण ढेर सारी जो पोएम्स है, जो सॉन्ग्स है, वो उनके लिए लिखे गए थे। द लाइफ हैव वाज गॉन आउट ऑफ द बॉडी, वन ऑब्जर्वर रोट
The life was gone out of the body and the body this town has been left lifeless। क्या बोल रहे हैं कि भाई नवाब चले गए हैं तो ऐसा लग रहा है कि हमारे शरीर से हमारी आत्मा ही चली गई है और ये जो पूरा शहर जो है वो कैसा हो चुका है, वो बेजान हो चुका है। There was no street or market in the house which did not wail out of the cry of the agony of the separation of जाने आलम। और क्या बोल रहे हैं कि भाई इस शहर में ऐसा कोई घर नहीं है, कोई ऐसा बाजार नहीं है जहां पर लोग जो हैं वो जाने आलम मतलब नवाब के जाने से यहाँ पर रो नहीं रहे हैं, परेशान नहीं हो रहे हैं। वन फोक सॉन्ग bemoaned that the honorable English came and took the country। क्या बोल रहे हैं, अंग्रेज बहादुर आइन एंड मुल्क लाइल इन हो। तो क्या बोला उन्होंने कि भाई नवाब को ले गए तो ऐसा लग रहा है कि अंग्रेज हमारे देश में आए और हमारा जो देश थे, हमारे जो नवाब थे वो हमसे लेकर चले गए हैं। द नवाब हैज लेफ्ट अनदर सॉन्ग mourned the plight of the ruler who had left his motherland। Noble and peasants all wept together and all the world wept, wailed, alas the chief has bidden adieu this country and had gone abroad। ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है, हर इंसान जो है, चाहे वो नोबल हो चाहे वो पीजेंट हो, हर कोई जो है वो नवाब के जाने से यहाँ पर परेशान है और हर कोई जो है वो चाहता है कि भाई नवाब को वापस से क्या किया जाए, यहाँ पर लखनऊ में, अवध में बुलवा लिया जाए। ठीक, चलिए तो अब नवाब के जाने के बाद सिर्फ ऐसा नहीं है कि उस एनेक्सेशन में, अवध के एनेक्सेशन में सिर्फ और सिर्फ नवाब को ही हटाया जा रहा है। नवाब के साथ साथ वहां पर जो तालुकदार हैं उन्हें भी ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर डिस्पोजेस कर चुकी है। ठीक, अब तालुकदार की बात कर लेते हैं बेटा। तो तालुकदार कौन है? तालुकदार एक तरीके से आप मान लीजिए कि वो इंटरमीडिएटरीज हैं जो, अब देखो नवाब है तो भाई नवाब खुद तो जाएगा नहीं ना लोगों के घरों घर की, लाओ मुझे टैक्स दे दो। तो जो नवाब थे उन्होंने हर तालुक के ऊपर, हर एक टेरिटोरियल यूनिट के ऊपर एक पर्सन अपॉइंट करके रखा हुआ था जिसका नाम था तालुकदार। और ये जो इंसान था ये फार्मर से डायरेक्टली टैक्सेस को कलेक्ट करता था। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स के समय पर आया, ये जो परंपरा थी, जो ट्रेडिशन था, ये मुगल एरा के समय पर चल रहा था, जहां पर जब मुगल्स अपने नीचे कई सारे गवर्नर्स बनाते थे तो उन गवर्नर्स या नवाब के नीचे आप एक तरीके से बोल लीजिए कि भैया कई सारे तालुकदार होते थे, मतलब एक पूरी हायरार्की जो थी वो सेट थी। अब ये जो तालुकदार थे अपने लोकल रीजन में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थे और इनके पास पावर भी हुआ करता था, फाइनेंशियल पावर एज वेल एज मिलिट्री पावर। ठीक, तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि इनके पास बहुत लंबे समय से क्या था, दे वर द आर्म्ड रिटेनर्स, है ना, अच्छी खासी आर्मी वगैरह जो थी, एक मिलिशिया वगैरह जो थी वो इनके पास हुआ करती थी। उसके साथ अब रहते हैं तो भाई पावर दिखाने के लिए फोर्ट होने चाहिए, किले होने चाहिए, तो इन तालुकदार के पास अपने अच्छे बड़े बड़े किले भी होते थे। एंड ऑल्सो दे एंजॉयड अ डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी। ठीक है, कि अपने लोकल मैटर्स को सॉल्व करने के लिए इनके पास उस रीजन में अपनी ऑटोनॉमी होती थी। ठीक, और इसके साथ साथ ये भी होता था कि भाई ऐसा नहीं कि नवाब उन्हें छोड़ दे रहे हैं, नवाब भी उनके ऊपर कंट्रोल रखते थे। तो नवाब की सुजानिटी को एक्सेप्ट करने के बाद ही ये सभी लोग जो हैं वो अपने तालुक वाला रीजन है वहां पर ये पावरफुल रहते थे। और नवाब भी इनके ऊपर अपनी एक तरीके से पावर कैसे दिखाते थे कि भैया ट्रांसफर कर दिया कभी किसी को, है ना, कोई अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो एक तालुकदार को उठा के दूसरे रीजन में कर दिया, उसको हटा दिया, डिस्पोजेस कर दिया। तो नवाब भी कहीं ना कहीं इन सभी के ऊपर चेक एंड रेगुलेशन रखा करते थे। ठीक, अब ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्या हुआ भैया, ब्रिटिशर्स आए और उन्हें लग रहा है कि ये कौन है भैया, कौन है ये तालुकदार, है ना, क्या जरूरत है इन तालुकदार की, हमें तो कोई जरूरत नहीं है, हम तो भाई गवर्नमेंट है, हम डायरेक्टली जो खेती कर रहा है, जो कल्टीवेशन कर रहा है उसके पास जाएंगे, उससे टैक्स लेंगे और खत्म करेंगे कहानी, हमें नहीं जरूरत किसी तालुकदार की। तो ब्रिटिशर्स ने आते से ही इन सभी तालुकदार को क्या कर दिया गया, इन सभी तालुकदार को अवध से हटा दिया। ठीक, उनके सारे फोर्ट जो थे वो यहाँ पे डिमोलिश कर दिए गए, उनकी आर्मी को अबॉलिश कर दिया गया। और ब्रिटिश इस सोच के साथ उन्होंने ये किया कि भाई उन्हें लग रहा है कि दीज आर द इंटरमीडिएटरीज, फ्यूटाइल लोग, इनकी कोई जरूरत नहीं है हमें, है ना। और अगर हम डायरेक्टली क्या करेंगे, अगर हम डायरेक्टली पीजेंट से टैक्स लेंगे तो शायद ये तालुकदार जो अपना कहीं ना कहीं कमीशन खा रहे हैं बीच में बैठकर, है ना, वो हट जाएंगे और ज्यादा रेवेन्यू जो है और ज्यादा डिमांड जो है वो हम इन पीजेंट्स के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर यही बताया गया, ब्रिटिशर्स ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन तालुकदार को हटाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इन पीजेंट्स को इन तालुकदार के एक्सप्लॉइटेशन से कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश कर रही है। और अगर ये तालुकदार हट गए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इन पीजेंट्स को इन तालुकदार के एक्सप्लॉइटेशन से भी बचा सकती थी। अब सोचने में तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात सही है, लेकिन एक्चुअल में जो सिचुएशन है वो गलत हो रही है। ठीक है, तो अब इसको हटाएंगे कैसे, है ना। तो सीधी सी बात है कि भाई ऐसा तो नहीं ना कि एक दिन जाके बोला सभी तालुकदार को कि चलो
बाय, अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से, नहीं, उसको हटाने के लिए एक प्रॉपर लॉ लाया गया। और उस लॉ का क्या नाम था? उस लॉ का नाम था द समरी सेटलमेंट एक्ट ऑफ द 1856। इसमें क्या बताया कि यहाँ पर उन्होंने ये बोला कि भैया ताल्लुकदार जो है ना वो क्या है, वो इंटरलोपर्स है, उनकी कोई जरूरत नहीं है, वो बेमतलब के इंटरमीडिएटरीज हैं जो जमीनों के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं। किसकी वजह से? फोर्स और फ्रॉड की वजह से, है ना, कि अपनी आर्मी का यूज किया इन्होंने, बेमतलब जमीन पर पहुंच गए और वहां के लोगों को बोला कि अब से ये जमीन मेरी है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट आई है मसीहा बनके इन सभी पीजेंट्स को, इन ताल्लुकदारों से मुक्त कराने के लिए, ठीक है। तो अपने इस ही सोच के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या लेकर आई? समरी सेटलमेंट एक्ट लेकर आई और उससे उन्होंने बोल दिया कि भाई अब जितने भी ताल्लुकदार जो अभी तक अवध में थे उन सभी को उन्होंने रिमूव कर दिया, ठीक। The aim was to remove the ताल्लुकदार्स as well as जितना पॉसिबल हो सकता है, moreover wherever possible, ठीक। अब इम्पैक्ट क्या हुआ इसका कि भाई 67% ताल्लुकदार जो पहले अवध में थे वो समरी सेटलमेंट एक्ट आने के बाद 38% जो था वो अब सिर्फ इन ताल्लुकदार्स के पास बचा। और सबसे ज्यादा जो वर्स्ट इफेक्टेड एरिया था वो इसमें सदर्न पार्ट ऑफ द अवध था, है ना, कि अवध का जो सदर्न पार्ट है वहां पर सबसे ज्यादा ताल्लुकदार जो थे वो वहां से डिस्पोजेस करे गए, हटाए गए थे, ठीक। अब शुरुआत में तो उन्हें लगा था कि नहीं बहुत अच्छा काम किया है, बिल्कुल सही जा रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से इनको हटा दिया इंटरमीडिएटरी से, बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन रियलिटी जो है, एक्चुअल पिक्चर जो है वो कुछ और ही बता रही है। So the British land revenue officials believe that by removing the ताल्लुकदार, सबसे पहले तो क्या करेंगे कि भाई स्टेट जो होगा वो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता है। So they would be able to settle the land with the actual owner of the soil। क्या करेंगे कि भाई हम डायरेक्टली किससे बात करेंगे? पीजेंट से बात करेंगे, डायरेक्ट ओनर से बात करेंगे, इन इंटरमीडिएटरीज की हमें कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या होगा कि भाई पीजेंट्स को एक्सप्लॉयटेशन से भी बचाया जा सकता है ताल्लुकदार का। और साथ ही साथ जब आप डायरेक्टली किसी इंसान से बात करोगे, है ना, जैसे अगर मैं कोई सामान खरीद रही हूं तो मैं उसे अपनी पास की दुकान से खरीदने की जगह अगर वो सामान जिसने बनाया हुआ है उस मैन्युफैक्चरर से ही खरीदूं, फैक्ट्री रेट पे खरीदूं, तो मुझे थोड़ा ज्यादा फायदा होगा उसका, मुझे ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग चार्जेस से टैक्स वगैरह ये सब कुछ नहीं देना पड़ेगा। तो ब्रिटिशर्स ने भी यही सोचा कि ऐसा ही कुछ करते हैं कि भैया जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है सीधे वहीं पहुंचते हैं, खेतों में पहुंचते हैं, वहीं से टैक्स कलेक्ट करके लेकर आएंगे। तो सोचा तो उन्होंने यही कि अगर डायरेक्ट ओनर से बात करेंगे तो भैया ज्यादा और रेवेन्यू हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन रियलिटी जो है, जो रियल पिक्चर थी ग्राउंड लेवल पे, वो कुछ और ही निकली। क्या हुआ भैया? जैसे ही इन्होंने ताल्लुकदार को हटाया सो द रेवेन्यू स्टेट जो था वो ये पता चला कि भाई अब स्टेट ने रेवेन्यू बढ़ा दिया। अब रेवेन्यू बढ़ाया तो अभी तक कहीं ना कहीं ताल्लुकदार जो एज अ अम्ब्रेला यहाँ पर काम कर रहे थे वो जब हटे तो सीधा की सीधा पूरा रेवेन्यू का जो बर्डन था वो किसके ऊपर पड़ गया? पीजेंट्स के ऊपर पड़ गया। और पीजेंट्स अब डायरेक्टली नाराज हो गए किससे? ब्रिटिश गवर्नमेंट से ऊपर, है ना। तो अभी तक तो कहीं ना कहीं अगर रेवेन्यू ज्यादा डिमांड किया जाता था तो पीजेंट्स का गुस्सा ताल्लुकदार के ऊपर था, लेकिन अब ताल्लुकदार को ही हटा दिया तो भैया सीधे अब ब्रिटिशर्स के ऊपर गोलियां चलने लगेंगी, ठीक है। तो वही कहानी हुई। उसके साथ साथ और ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या समझ में आया कि अभी तक अवध के ऊपर ये जो असेसमेंट किया गया था ना लैंड रेवेन्यू का कि इतना तो टैक्स हम निकाल ही लेंगे, ये ओवर असेस था। जमीन की इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं थी और जो इंटरमीडिएटरीज वहां पर बैठे हुए थे, जो वहां पर रेवेन्यू ऑफिसर्स थे, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं हम ला कर देंगे। कहां से ला के दोगे भैया? जमीन की उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया कि जो लैंड था वो भी ओवर असेस था। और इसके कारण क्या हुआ कि जब ये सारी चीजें पता चली तो इस लॉ से ना तो ताल्लुकदार और ना ही पीजेंट्स कोई भी कुछ नहीं था और सभी का गुस्सा डायरेक्टली किसके अगेंस्ट हो गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गया, ठीक। चलिए यहाँ पे आपको एक केस स्टडी दी हुई है जहां पर एक ताल्लुकदार जो है वो यहाँ पर एक ब्रिटिश इंसान से, एक ब्रिटिश ऑफिशियल से बात करते हुए बताते हैं कि तुमने हमें कैसे परेशान किया हुआ है अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पे ताल्लुकदार जो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? हनवंत सिंह हुआ द राजा ऑफ कलाकंकर नियर द रायबरेली। अब ड्यूरिंग म्यूटिनी वो एक ब्रिटिश ऑफिसर से मिलते हैं, ठीक है। और जब उन्होंने देखा कि उस ब्रिटिश ऑफिसर के ऊपर अटैक हो रहे हैं तो हनवंत सिंह जो है उन्होंने बड़ा दिल रखकर इस ब्रिटिश ऑफिसर को अपने घर में शेल्टर दिया, ठीक है। अब शेल्टर तो दे दिया, है ना, घर में तो रख लिया, लेकिन बात सुना दी, दो चार ताने उन्होंने लगे हाथ मार दिए। तो क्या ताने मारे चलो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि साहिब योर कंट्रीमैन केम इनटू आवर कंट्री ड्रूव आउट आवर किंग, है ना। क्या बोल रहे हैं कि भाई साहिब ब्रिटिश ऑफिसर आप आए हैं और आपके जो साथ वाले हैं ना, आपके जो देश वाले लोग हैं, ये सभी हमारी कंट्री में आए और हमारे राजा को आपने हमसे दूर कर दिया, हमारे राजा को आपने हटा दिया। उसके बाद ये जगह जगह ढेर सारी डिस्ट्रिक्ट्स में गए, वहां पे लोगों की जो इस्टेट थी, जो जमीनें थी वो उनसे छीन ली, है ना। आपने मेरी भी जमीन छीनी जो मेरे इमेमोरियल टाइम से, मतलब मेरी
कई पुश्तों से मेरे फोर फादर्स जो हैं वो जमीन पर खेती कर रहे थे, वो जमीन जो थी वो उनको ओनरशिप में थी, वो आपने हमसे ले ली। उसके साथ साथ क्या बताया, लेकिन अब जो है ये सारे लोग जो हैं, हम सभी अवधवासी जो हैं वो आपके अगेंस्ट खड़े हो चुके हैं और अब हम इस पूरे मूड में हैं कि आपको हमारे देश से भगा कर ही रहेंगे। और मैं भी जा रहा हूं, है ना, मैं भले ही अभी आपको शेल्टर दे रहा हूं, मैंने अभी आपको बचा लिया इंडियंस के आक्रमण से, लेकिन मैं भी जा रहा हूं उस म्यूटिनी को ज्वाइन करने, उस रिबेलियन को ज्वाइन करने के लिए। जल्दी मैं लखनऊ जा रहा हूं ताकि हम क्या कर सके, ताकि हम सभी देशवासी मिलकर आप सभी ब्रिटेनर्स को क्या कर सके, ब्रिटिशर्स को हमारे देश से भगा सके। ठीक है, तो ये पूरा केस जो है वो यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट जो है वो उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। चलिए अब आगे क्या होता है, तो द डिस्पोजिशन ऑफ द तालुकदार्स, है ना, कि अब देखिए तालुकदार्स को हटाने से कंपनी को सिर्फ फाइनेंशियल लॉसेस नहीं हो रहे हैं, है ना, और भी कई सारी चीजें जो हैं, जो तालुकदार अभी एक अम्ब्रेला फिगर बनके यहाँ पर मेंटेन करके रखे हुए थे, वो पूरा सिस्टम ही हिल गया यहाँ पे। तो जैसे ही तालुकदार्स को डिस्पोजेस किया गया तो एक पूरा सोशल सिस्टम जो था वो यहाँ पर क्या हो गया, वो ब्रेक डाउन हो गया। और हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि भाई जो ब्रिटिशर्स थे वो इन इंटरमीडिएटरीज से ही, है ना, ये जो जमींदार थे, तालुकदार थे, ये जो अमीर ग्रुप थे, इनके थ्रू ही उन्होंने क्या किया था, उनको लॉयल बना के रखा हुआ था। बट जैसे ही उन्होंने इनके ऊपर अटैक किया तो अब ये भी लॉयल नहीं बचे। सो द डिसरप्शन ऑफ द टाइज ऑफ द लॉयल्टी एंड पैट्रनेज बिटवीन द पीजेंट्स एंड द तालुकदार्स। ठीक है, तो एक तो तालुकदार्स चले गए जो अभी तक ब्रिटिशर्स के लॉयल थे, और जब तालुकदार्स को हटाया गया तो अपने आप जो तालुकदार्स और जो पीजेंट्स का जो एक टाई था वो भी कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आया। अब बिफोर अगर हम बात करें तो शुरुआत में तो ये देखा गया कि भाई तालुकदार जो थे ना, क्योंकि रेवेन्यू कलेक्ट करना होता था, तो सीधी सी बात है कि भाई थोड़ा सा डर क्रिएट करेंगे तभी तो कोई पैसा देगा, अदरवाइज कोई क्यों ही पैसा देगा, है ना, बहानेबाजी करता रहेगा। ठीक है, तो तालुकदार को जब रेवेन्यू लेना होता था तो वो एक तरीके से थोड़ा डर क्रिएट करते थे जिसके कारण वो ऑपरेसर लग रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो कंसिडरेट होते थे चीजों में, है ना। जैसे हमने जमींदार वाले चैप्टर में पढ़ा था कि भाई भले ही वो स्ट्रिक्ट है लेकिन उसके बाद भी एक फादर फिगर बनते थे वो अपने एरिया में, है ना, कि अगर किसी को जरूरत है, अगर किसी के यहाँ शादी, अगर किसी की मजबूरी है तो उसको कंसेशन दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा था उस समय पर, क्या देखा गया कि भाई शुरुआत में ये क्या थे, थोड़े ऑपरेसर हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद भी जनरस फिगर हुआ करते थे। ठीक है, बट जैसे ही यहां पर इन तालुकदार्स को हटाया गया तो अब ये जो पीजेंट्स है ये डायरेक्टली किसके रेट में आ गए, अंडर द रेट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और इसके कारण जो रेवेन्यू था वो भी ओवर असेस किया गया, इनफ्लेक्सिबल मेथड्स भी यूज करी गई कलेक्शन की, और जिसके कारण जो सारी की सारी अवध की जो जनता है ना वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा नाराज हो चुकी थी। ठीक है, So in Awadh, many of these talukdars were loyal to the Nawab of Awadh and they joined the Begum Hazrat Mahal in Lucknow to fight to the Britishers. ठीक है, तो अभी तक देखिए अगर तालुकदार होते, अगर नवाब होते, तो अभी तक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो कभी भी इन पीजेंट्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आई, है ना। कभी भी उनको पता ही नहीं है पीजेंट को कि भाई एक्चुअल में रेवेन्यू बढ़ा कौन रहा है ना, एक्चुअल गुंडा कौन है। ठीक है, लेकिन अब जैसे ही उन्होंने अपने इंटरमीडिएटरीज को हटाना शुरू किया, उन्होंने नवाब को डिस्पोजेस करना शुरू किया, उन्होंने तालुकदार को डिस्पोजेस करना शुरू किया, तो ये सभी लोग इकट्ठे होकर एक साथ किसके सामने आ गए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने आ गए, है ना। और यही हम देखते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 में कि ना सिर्फ एक ग्रुप के इंसान बल्कि जो भी सोशल सेक्शन उस समय पर हमारे देश में थे वो सभी यूनाइट होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे। तो चाहे फिर वो सपॉइज हो, चाहे फिर वो पीजेंट्स हो, चाहे फिर वो वर्कर हो, तालुकदार हो या फिर नवाब या राजा हो, तो सभी जो है मिलकर एक साथ अपने कॉमन एनिमी के ऊपर यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर अटैक कर रहे थे। ठीक, चलिए भाई, तो ये तो हुई तालुकदार की बात। अब सिपाहियों की बात करते हैं, सपॉय की बात करते हैं कि अवध के जो सिपाही हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्यों नाराज थे। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करूं तो बंगाल रेजिमेंट में जितने भी सिपाही थे वो ज्यादातर कहां से बिलोंग कर रहे थे, अवध के रीजन से बिलोंग कर रहे थे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि अचानक ही इन्होंने बुलेट देखी और आक्रमण बोल दिया, है ना, ऐसा नहीं था। शुरुआत से ही मैंने आपको मिलिट्री कॉजेस भी बताया था और उसमें मैंने ये बताया कि भाई शुरुआत से ही बहुत लंबे समय से ये कई सारे सपॉइज जो हैं वो अपने सुपीरियर ऑफिसर से परेशान थे, है ना। अब पहले क्या था कि भाई पहले ये हुआ कि पहले उन्होंने लो लेवल जो है ना, जो उनके पेमेंट था वो उनको बहुत कम मिलता था, किसके कंपैरिजन में, ब्रिटिश ऑफिशियल्स के कंपैरिजन में। ठीक है, बट वो भी वो कहीं ना कहीं डाइजेस्ट कर गए कि चलो ठीक है, नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं। उसके बाद हमने क्या देखा कि भाई छुट्टियां नहीं मिल रही हैं उनको, है ना, ट्रांसफर कर दिए जा रहे हैं, है ना, अपने देश से बाहर, वो जगह जहां उनके लिए जाना प्रोहिबिटेड था क्योंकि उनका धर्म नष्ट हो रहा था उससे, तो उन जगहों पर उन्हें ट्रांसफर दिए जा रहे थे।
ठीक है, उन्हें हायर रैंक पर प्रमोट नहीं किया जा रहा था। तो ऐसे कई सारे कॉजेस थे जिसकी वजह से जो मिलिट्री सपोइज थे वो कहीं ना कहीं उनसे नाराज थे। अब फिर भी उन्होंने जैसे जैसे चीजें डाइजेस्ट कर ली, ठीक है। अब ये देखा गया कि भाई शुरुआत में जब इन्हें भर्ती किया जा रहा था, अगर हम 1840s के पहले की बात करें, तो ब्रिटिश ऑफिसर शुरू से ही ऐसे नहीं थे कि अचानक से ही, है ना, क्योंकि अगर होता तो शायद ये लोग और पहले ही रिवोल्ट कर देते, है ना। बट हुआ क्या कि 1840 के पहले तो अगर मैं ब्रिटिशर्स की बात करूं, ब्रिटिश सुपीरियर ऑफिसर्स की, तो ये काफी अच्छे थे, है ना। जैसे आपने मंगल पांडे मूवी देखी होगी, तो उसमें शुरुआत में देखा होगा कि भाई मंगल पांडे के साथ ये जो एक ब्रिटिश ऑफिसर रहते हैं गॉर्डन, है ना, ये काफी अच्छे उनके दोस्त रहते हैं, कुश्ती वगैरह करने आते हैं, रेसलिंग मैचेस करते हैं ये लोग साथ में, है ना, खेलते हैं, बात करते हैं, अपना इंजॉय करते हैं, सारी चीजें कर रहे थे। तो यहाँ पर भी उन्होंने यही बात करी कि शुरुआत में ये जो सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स थे इन इंडियन सपॉइज के साथ काफी फ्रेंडली रिलेशन जो है उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ था, और कई सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते थे, जैसे कि रेसलिंग करना, उनके साथ हिंदी में बात करना, हिंदुस्तानी लैंग्वेज में, ठीक है, उनके कस्टम एंड कल्चर्स को रिस्पेक्ट करना, है ना। आपने वो भी देखा होगा कि जब उस समय पे वो सती करी जा रही थी अमीषा पाटिल, तो उस समय वो गए, उन्हें बचाया, तो वो सारी चीजें कर रहे थे उस समय पर, ठीक है। Then these officers were disciplinarian and the father figures, ठीक है। तो और भी ये देखा गया कि भाई वो अपने साथ जो इंडियन सपॉइज थे उन्हें बहुत अच्छे तरीके से सिखाते भी थे, है ना, उन्हें नई नई चीजें सिखाते थे, उन्हें आर्म्स एंड एम्यूनिशन चलाना सिखाते थे, आर्मी के तौर तरीके बताते थे। तो फादर फिगर या एक बड़े भाई के जैसा जो रिलेशन था वैसा वो अभी तक मेंटेन कर रहे थे। बट 1840 से भैया पूरी कहानी बदल गई। तो 1840 से क्या हुआ, 1840 से ये सभी ब्रिटिश ऑफिसर्स जो हैं इनके दिमाग में एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी जो है वो जनरेट होना शुरू हो गया। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये जो हिंदुस्तानी है ना, ये लोअर लोग हैं हमसे, है ना, हम बिल्कुल इनके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना, ये हमारे साथ उठने बैठने के लायक भी नहीं है, ठीक है। तो एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी कहीं ना कहीं उनके बीच में डेवलप हो गया, एक रेशियल कॉम्प्लेक्शन जो है वो डेवलप होना शुरू हो गया, है ना। वो हिंदुस्तानी को क्या समझ रहे हैं, अपने से रेशियल इंफीरियर समझ रहे हैं, काला बोल रहे हैं, कल्लू कल्लू बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या बोल रहे हैं कि राइडिंग रफ शेड ऑफ देयर सेंसिबिलिटीज, है ना, ये भी बता रहे हैं कि भैया ये जो हिंदुस्तानीज हैं ये किसी भी सिचुएशन में जाएं, हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो इनके सुपीरियर हैं, हमें कोई मतलब नहीं है कि इनका धर्म नष्ट हो रहा है, कोई चीज हो रही है, यहाँ के पीजेंट जो हैं वो खराब हो रहे हैं, उनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं था। साथ ही साथ उन्होंने इंडियन सपॉइज को अब्यूज और फिजिकल वायलेंस भी उनके साथ करना शुरू कर दिया था। अब जब यही सभी चीजें थी तो धीरे धीरे ये जो सपॉइज थे उनके मन में गुस्सा जो है वो कहीं ना कहीं पनप रहा था, और वो एक साथ फूटता हुआ दिखाई दिया हमें कब, जब रॉयल एनफील्ड की जो बुलेट्स थी, है ना, वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी गई, ठीक। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि शुरुआत में एक और रीजन भी है जिसकी वजह से ये जो सपॉइज जो है उन्होंने इस म्यूटनी में, इस रिवोल्ट में और अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया। क्या रीजन हो सकता है कि भाई ये सभी सपॉइज जो हैं, अगर आप इनकी बात करेंगे तो ये अवध का, नॉर्थ इंडिया का जो रीजन है उन विलेजेस से ही बिलोंग कर रहे थे, है ना। देखिए उस समय पर अगर हम शुरुआत की बात करें, जब तक ब्रिटिश आर्मी या ब्रिटिश कंपनी जो है ये हमारे देश में नहीं आई थी, उस समय तक ज्यादातर लोग जो है वो कल्टिवेशन में ही इंगेज थे, ठीक है। बट जब कंपनी तो कंपनी ने क्या किया, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करनी शुरू करी, और जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई तो अब क्योंकि खेतीबाड़ी में भी इतना फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू देना पड़ रहा है, तो बहुत से परिवार जो थे उन्होंने, मान लीजिए कि 2 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, तो उनमें से 1-2 को बोला कि तुम जाओ भैया कंपनी में नौकरी कर लो, ठीक है। तो हुआ क्या कि जब ये अपने घरों को छोड़ के, अपने गांव को छोड़कर कंपनी में गए नौकरी करने, तो हो क्या रहा है कि भाई इंसान वहां भी परेशान है क्योंकि कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं वो उन्हें वहां परेशान कर रहे हैं, लो लेवल सैलरीज और रेशियल कॉम्प्लेक्शन, इंफीरियर वगैरह ट्रीट करके, और वहीं पर अगर घर आएंगे तो घर में पता चल रहा है कि भैया ये कंपनी बहुत ज्यादा टैक्स ले रही है। तो यहाँ पे जो कॉज है उसमें जो सपॉइज है ना, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से क्या हो गए, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से बीच के इंसान हो गए जो दोनों तरफ फंस रहे हैं, है ना। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, इसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि भाई जब ये सारी चीजें पता चली तो अब उन्होंने और एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। सो द लार्ज मेजॉरिटी ऑफ द सपॉय ऑफ द बंगाल आर्मी वर रिक्रूटेड फ्रॉम द विलेजेस ऑफ द अवध इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, और ज्यादातर अगर मैंने बताऊं तो कौन थे, ब्राह्मण या अपर कास्ट के लोग हुआ करते थे, है ना, जैसे कि मंगल पांडे, है ना, तो ऑब्वियसली बात है कि ब्राह्मण है। और ये मैं उस दिन आपको खलासी वाली स्टोरी बता रही थी, है ना, अभी जो हमने थोड़ी देर पहले खलासी वाली स्टोरी पढ़ी, तो उसमें भी क्या बताया कि भाई इन्होंने ही बताया था कि क्या हो रहा है कि ये जो इंसान है इसने बोल दिया था झाड़ू लगाते लगाते कि मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो, रुको अभी तुम्हें जो सुअर और गाय जो है ना उसका मांस चबाना पड़ेगा तब तुम्हें पता चलेगा, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो अवध है उसको
नर्सरी भी समझा जा रहा है बंगाल आर्मी का, है ना, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा सोल्जर्स जो हैं वो इस अवध के रीजन से ही बंगाल आर्मी में रिक्रूट करे जा रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ कि ये सभी लोग जो हैं, जब ये आइडिया जो है ना, जो एक आप बोल लीजिए कि तो दुख जो है, जो पीड़ा जो है वो कॉमन हुई, तो ये सभी सपॉइज जो हैं वो और एक्टिवली इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे आपको एक फिगर बताया हुआ है, एक इमेज दी हुई है जिसमें बंगाल स्पॉइज हैं, है ना, जो किसमें यूरोपियन स्टाइल में यहाँ पर आपको ड्रेस होते हुए दिख रहे हैं, ठीक। चलिए आगे देखें, चलिए जी। तो अब यहां से बात करते हैं कि भाई ये रिबेल्स आखिर चाहते क्या थे और इन्होंने अपनी एम्स को कैसे अचीव किया हुआ था, ठीक है। तो चलिए अब पहले तो बात कर लेते हैं सोर्सेज की, मतलब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है, अगर हम इसके डॉक्यूमेंट्स की बात करें, इसके सोर्सेज की बात करें, तो ज्यादातर हमें जो चीजें अवेलेबल है वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के फॉर्म में है। बट ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कौन रिलीज करेगा? भैया गवर्नमेंट रिलीज करेगा। तो जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव के बारे में बताते हैं, है ना, पुलिस रिपोर्ट्स के बारे में बताते हैं। बट ये जो हमारी एक्चुअल जनता है, जो यहाँ पे रिबेल कर रही है, जो यहाँ पे रेबिलियन कर रही है, उनके बारे में हमें कैसे पता चलेगा? तो ये जो सपॉइज थे, इनके अगर हम सोर्सेज की बात करें, इनके थॉट्स के बारे में बात करें, तो ये हमें पता चला कैसे? ये हमें पता चला उनके थ्रू इशू करे गए प्रोक्लेमेशन और इश्तिहार के थ्रू, ठीक है। तो जो नोटिफिकेशन, जो प्रोक्लेमेशन उस समय पर रिबेल लीडर ने इशू करे हुए थे, जिनकी मदद से वो आगे ढेर सारी जनता को क्या कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं उस रिवोल्ट को ज्वाइन करने के लिए, उनसे हमने समझा कि उनका एक्चुअल मोटिव क्या था, एक्चुअल उनका एनिमी कौन हो रहा है, ठीक। अब अगर हम प्रोक्लेमेशन और इश्तिहार की बात करें तो क्यों इशू करे गए थे? दे वर इशूड टू प्रोपगेट देयर आइडियाज एंड परसुएड पीपल टू जॉइन द रिवोल्ट। सीधी सी बात है कि भैया इन इश्तिहार के थ्रू, है ना, जैसे आप भी देखते होंगे कि सड़कों पे चल रहे हो, अब वहां पे आपने देखा कि भैया वर्क फ्रॉम होम का कहीं बोर्ड लगा हुआ है, कहीं पे ट्यूशन का बोर्ड लगा हुआ है, तो ये क्यों लगाए जाते हैं? ताकि लोग जो है वो उनकी नजर उनके ऊपर पड़े और वो उससे कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो जाए। तो यहाँ पर भी जो रिबेल लीडर्स थे उन्होंने क्या किया था, अपने गलियों के दीवारों पर ढेर सारे जो इश्तिहार थे, पोस्टर्स थे, वो लगाए हुए थे ताकि लोग उन्हें पढ़ें और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ ये जो विद्रोह चल रहा है उसको वो ज्वाइन कर सकें, ठीक। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि पहली एम क्या है उनकी, है ना, पहला क्या चाहते हैं वो लोग? वो ये चाहते हैं कि इस रिवोल्ट को जब कंडक्ट किया जाए तो उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग जो हैं वो मिलकर यूनिटी के साथ यहाँ पर इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। इसके सोर्स क्या है हमारे पास? ये हमें पता चला ढेर सारी रिबेल प्रोक्लेमेशन से जो 1857 में इशू करी गई थी, और साथ ही साथ वो भी प्रोक्लेमेशन जो है जो उस समय पर मुस्लिम प्रिंसेस ने इशू करी थी, जो हर एक इंसान को अर्ज कर रही है कि भाई आपको क्या करना है, ये जो वॉर है ये हमारे कॉमन एनिमी यानी कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ है, और इस लड़ाई में चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों को मिलकर इस लड़ाई में आगे आना है। क्योंकि अगर ब्रिटिशर्स भारत से जाते हैं तो उसमें फायदा भी दोनों का है, और अगर नहीं जाते हैं तो उसमें नुकसान भी दोनों का है, ठीक है। तो हम सभी जो है वो एक ही नाव की सवारी कर रहे हैं कि भैया डूबे तो भी अच्छा है और पार लगे तो भी अच्छा है, ठीक है। तो उस चीज की उन्होंने बात करी। अब इसके साथ अगर हम इश्तिहार की बात करें तो उस समय पर जो इश्तिहार इशू करे गए उसमें क्या लिखा उन्होंने? सो द इश्तिहार ग्लोरीफाइड द कोएग्जिस्टेंस ऑफ द कम्युनिटीज अंडर द मुगल एम्पायर, ठीक है। तो क्या बताया, यहां पर लोगों को पुराने समय की याद दिलाई गई, मुगल एम्पायर की याद दिलाई गई कि उस समय पर जब मुगल रूलर्स हमें रूल कर रहे थे तो भले ही कंडीशन हमारी बहुत अच्छी नहीं थी, है ना, क्योंकि मुगल्स भी बहुत अच्छे रूलर्स नहीं हैं मुगल्स के समय पर, लेकिन ये था कि भाई इस तरीके से इतना ज्यादा लैंड रेवेन्यू लिया नहीं जा रहा था, पीजेंट्स को इतना परेशान नहीं किया जा रहा था, सोल्जर्स को इतना परेशान नहीं किया जा रहा था। तो यहाँ पर इश्तिहार के थ्रू लोगों को जो प्री एरा है, प्री ब्रिटिश एरा जो है उसकी याद दिलाई जा रही थी कि अगर मुगल हमारे देश से चले जाएंगे तो वापस से हम मुगल रूल को स्टैब्लिश कर सकते हैं, और मुगल रूल के समय पर हम दोबारा से अच्छे तरीके से अपना समय जो है वो बिता सकते हैं। उसके बाद प्रोक्लेमेशंस जो थी उन्होंने इशू करी, है ना, बहादुर शाह के नाम पे कई सारी प्रोक्लेमेशंस इशू करी, और उसमें ये कहा गया कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये जो हमारा युद्ध है ना, ये हमारा धर्म के लिए युद्ध है, दिस इज द रिलीजियस वॉर। और जिसमें उन्होंने क्या किया कि भाई ये लड़ाई जो है ये मोहम्मद और महावीर दोनों को मानने वाले जो लोग हैं, है ना, वो क्या करें, वो इस लड़ाई में पार्टिसिपेट करें, एक साथ आए और ब्रिटिशर्स को हमारे देश से भगाएं। अब इसी के लिए जब इस रिवोल्ट में इतना यूनिटी देखा गया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो उन्होंने भी अपने ढेर सारे पैतरे आजमाने शुरू कर दिए, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि सास बहू के सीरियल में एक वैम्प होती है ना, तो वो क्या करेगी भैया, या तो सास बहू की लड़ाई कराएगी या पति पत्नी की लड़ाई कराएगी, ऐसा। तो यहाँ पर भी ये जो ब्रिटिशर्स है ना, ये वैम्प है। इन्होंने क्या देखा कि भैया ये जो हिंदू मुस्लिम है ये आपस में सही तरीके से काम कर रहे हैं, बिल्कुल भाई भाई बन के रह रहे हैं, तो
उन्होंने हर एक तरीका अपना लिया कि कैसे इन्हें आपस में बांट दे। और सिर्फ यही नहीं, जब हमारा 1858 का 56 का ये जो रिवोल्ट है ये खत्म होगा तो उसके बाद 58 के बाद जो है ना ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लेकर आ जाएंगे और वहां से ये क्या करना शुरू करेंगे, वहां से ये हर एक तरीका यूज करेंगे जिससे कि हमारे देश में हिंदू और जो मुस्लिम हो वो अलग हो जाए, वो डिवाइड हो जाए, है ना। और वही हम देखेंगे मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन में, आप बोल लीजिए पार्टीशन में, ये सभी चीजें उनकी ही पॉलिसी का ही पार्ट होगा, ठीक है। चलिए, तो इन बरेली इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश इन दिसंबर 1856 द ब्रिटिश स्पेंट ₹50,000 टू इंसाइड द हिंदू पॉपुलेशन अगेंस्ट द मुस्लिम, है ना। 50,000 रुपए जो है वो बरेली में यहाँ पर खर्च करे गए हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू, ताकि ये हिंदू जो है और जो मुस्लिम जो हैं इनके आपस में बीच में क्या करी जा सके, लड़ाई करवा सके, दोनों के बीच में कम्युनल वायलेंस क्रिएट किया जा सके। बट इनका ये जो अटेम्प्ट था, 50,000 रुपए जो है वो इनके पानी में बह गए, क्योंकि ये जो अटेम्प्ट था वो क्या हो गया, फेल हो गया, और दोनों जो है वो एक दूसरे के खिलाफ जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। ठीक, चलिए अब यहाँ पे एक आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन दी हुई है, हम प्रोक्लेमेशंस की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे एक आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन जो कि 25 अगस्त 1857 को रिलीज करी गई थी, उसमें बताया गया है ना, कि हर तरीके से जब आप इस रिवोल्ट को ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद जब हम दोबारा से मुगल एरा में जाएंगे, जब हम दोबारा से मुगल रूल को रीस्टैब्लिश करेंगे, तो भाई उसमें क्या क्या चीजें होंगी, किसको क्या फायदा होगा। तो यहाँ पर अगर आप इस प्रोक्लेमेशन को देखेंगे तो हर किसी के बारे में यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि जमींदार को क्या मिल जाएगा, कि भाई उनके जो सेटलमेंट्स हैं वो उन्हें दोबारा से दे दिए जाएंगे, वो दोबारा से अपने जमींदारी राइट्स को स्टैब्लिश कर सकते हैं। मर्चेंट्स को बताया गया कि भाई वो बहुत अच्छे तरीके से अपना जो मर्चेंटाइज है उसको स्टैब्लिश कर सकते हैं, जो ट्रेड में उन्हें फायदा हो रहा है वो उन्हें मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद फार्मर्स के बारे में बताया गया, यहाँ पे आर्टिजन्स के को बताया गया कि क्या कितने अच्छे तरीके से वो काम कर सकते हैं। पंडित्स, फकीर्स और अदर लर्न पर्सन्स को बताया गया कि कैसे वो अपने धर्म की शिक्षा को और अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो हर किसी के बारे में बताया जा रहा है कि वो किस तरीके से यहाँ पर मुगल इस रिवोल्ट को ज्वाइन करके मुगल एरा को दोबारा से रीस्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे एक और पिटिशन है, एक और अर्जी है ना, जो ये बता रही है कि भाई सपोइज जो है वो आखिर चाह क्या रहे थे। तो यहाँ पे इसके अंदर बताया गया है कि भाई ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए और लंबे समय से हम जो हैं वो इन ब्रिटिशर्स को सर्व कर रहे हैं ना, हमने इनकी आर्मी को ज्वाइन किया, हमने इनके कारण अपने ही भाइयों के ऊपर अटैक किया, अपने ही दूसरे इंडियन स्टेट्स के ऊपर अटैक किया हुआ था। और आज ये क्या कर रहे हैं, आज भाई ये हमारा ही धर्म हमसे छीन रहे हैं, हमारा ही धर्म भ्रष्ट करने में लगे हुए हैं। इन्होंने हमें कार्ट्रिजेस पकड़ा चुके हैं और उन कार्ट्रिजेस में इन्होंने हमें बोला कि भाई ये जो गाय और सुअर का ये जो मांस है, इनकी जो चर्बी है, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको दांत से काटना है। और अगर हम ऐसा करते हैं, ये जो इतनी घिनौनी हरकत इन्होंने करी हुई है, तो उससे हमारा धर्म जो है ना वो नष्ट हो जाएगा। और इसी ही चीज के लिए हमने अभी तक हमारे दिल में ये जो इतनी प्रताड़ना ये हमारे ऊपर कर रहे थे, इतने ज्यादा एट्रोसिटीज ये लोग हमारे ऊपर कर रहे थे, उन सभी के खिलाफ आज हम आवाज उठा रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि सभी लोग हमें क्या करें, इसमें ज्वाइन करें, ठीक। चलिए, अब ये तो हुई बात कि भाई चाह क्या रहे थे। अब यहां से बात करते हैं कि उन्होंने अटैक किसके ऊपर किया। सो व्हाट वाज द सिंबल ऑफ ऑपरेशन, मतलब हर वो चीज जो ब्रिटिशर्स के से जुड़ी हुई थी या ब्रिटिशर्स के कारण परेशानी का कारण बन रही थी, उन सभी के ऊपर यहाँ पर इन रिबल्स ने क्या किया, अटैक करना शुरू किया था, ठीक है। तो यहाँ पर बात हुई कि जब लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट किया गया तो उसके कारण कई सारे लैंडलॉर्ड्स जो है ना, जो लैंड होल्डर्स थे, उन्हें डिस्पोजेस कर दिया गया, तालुकदार्स को हटा दिया गया, जमींदार्स को हटा दिया गया, है ना। तो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हर कोई जो है वो यहाँ पर इन ब्रिटिशर्स से परेशान था। उसके साथ अगर हम ट्रेड की बात करें तो भाई हमारा जो इंडिजीनियस ट्रेड था, हमारा जो हैंडीक्राफ्ट था, हमारा जो टेक्सटाइल था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खत्म कर चुका था। अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो हमसे इंडिगो कल्टीवेट करवा रहे हैं, अब वो हमसे कॉटन कल्टीवेट करवा रहे हैं और हमसे ये सामान ले जाकर, हमसे ये रॉ मटेरियल ले जाकर ब्रिटेन में क्या कर रहे हैं, फिनिश गुड्स बना रहे हैं और वही हमें दुगने तिगने चौगने और 10वें दामों पर हमें क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि हमारे देश का ये जो आर्टिजन ग्रुप था, ये जो वीवर ग्रुप था, ये पूरे तरीके से क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। उसके साथ इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने हर तरीके से हमारी जो वे ऑफ लाइफ थी, जहां पर हम अपने जमींदार से जुड़े हुए थे, हमारे गांव में लोग बैठते थे, हम बात करते थे, है ना, हम एक साथ रहा करते थे, उन सभी चीजों को, जो हमारी वे ऑफ लाइफ थी, वो ये लोग डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई जिस वे ऑफ लाइफ को हम फेमिलियर थे, जिसको हम चेरिश करते थे, वो भी ब्रिटिश रूल के अंडर में आकर क्या हो चुकी है, वो
खत्म हो चुकी है। उसके साथ उन्होंने क्या बात करी कि इन्होंने हमारे कास्ट और जो रिलीजन है उसके ऊपर अटैक करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। हर तरीके से जो हम रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, जो हम कस्टम्स फॉलो कर रहे हैं, जो हम ट्रेडिशंस फॉलो कर रहे हैं, उन सभी को ये वन बाय वन करके क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। और उसके बाद हमें एक नया रिलीजन आगे जाकर हो सकता है कि हमें कन्वर्ट करवा दें, जो क्या हो सकता है, क्रिश्चियनिटी। ठीक है, तो हमारी जो शिक्षा थी, हमारा जो कल्चर था, वो सभी इन्होंने हमसे ले लिया और ये अपनी नई चीजें जो हैं वो हमें यहाँ पर अपने रंग में हमें यहाँ पर रंगने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद और क्या बताया, अब ये बता रहे हैं कि भाई जब ब्रिटिशर्स जो हैं वो हमें हर तरीके से परेशान कर रहे हैं, चाहे फिर वो इकोनॉमिकली हो, चाहे फिर वो सोशली हो, चाहे फिर वो रिलीजियसली हो, तो जब वो हमें हर पर्सपेक्टिव से हर तरीके से परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब जरूरी है कि हम सभी इंडियंस जो हैं वो एक साथ आ जाएं और एक साथ आने के बाद अपनी लाइवलीहुड को बचाने के लिए, अपने फेथ को बचाने के लिए, अपने ऑनर को बचाने के लिए हम सभी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एक साथ आ जाएं, एकजुट हो जाएं और यहां पर उनके खिलाफ क्या करें, हल्ला बोल कर दें। ठीक, अब यहां पे क्या किया उन्होंने, यहां पर उन्होंने क्या किया कि भाई विलेज में वो सभी लोग है ना, क्योंकि पहले क्या था कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट रेवेन्यू मांग रही है ज्यादा, तो रेवेन्यू को फुलफिल करने के लिए अटैक किसके ऊपर, कौन कर रहे, किसके ऊपर किया था उन्होंने, मनी लेंडर्स के ऊपर, है ना, कि रेवेन्यू देना है तो उधारी किससे ली, इन मनी लेंडर्स से ली। अब ये मनी लेंडर्स भी क्या है, ये भी चोर हैं सबके सब, है ना, तो इन्होंने क्या कर दिया भैया, इन्होंने ये सारे के सारे जो हैं वो डबल ट्रिपल इंटरेस्ट रेट लगा लिया। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि लगे हाथ ना ये रेवेन्यू, ये जो मनी लेंडर्स हैं इनके घर पे भी पहुंच जाओ, है ना, कि ब्रिटिशर्स को तो अटैक कर ही रहे हैं, ये मनी लेंडर्स जो हैं इनका भी गेम बजाना पड़ेगा। ठीक है, तो सारे के सारे जो हैं, जो पीजेंट्स थे, जो विलेजर्स थे, वो इन मनी लेंडर्स के घर पहुंच गए। इनकी अकाउंट बुक जिसके नाम पे डरा रहे थे अभी तक कल्टीवेटर्स को, उनकी अकाउंट बुक ही जला दी उन्होंने, उनके घरों को रैंसैक कर लिया। ठीक है, और सभी लोगों ने इन मनी लेंडर्स को वहां से मार भगाया, है ना, दूर कर दिया वहां से। अब उसके कारण क्या हुआ भैया, उसके कारण ये हुआ कि विलेज जो है उसमें क्या हो जाएगा कि जब मनी लेंडर्स ही नहीं रहेंगे, कोई अमीर ही नहीं रहेगा, तो उसके कारण पूरा समाज जो है वो कैसा बन जाएगा, एग्लिटेरियन सोसाइटी हो जाएगी। इक्वालिटी जो है वो समाज में कहीं ना कहीं स्टैब्लिश हो जाएगी, अमीर गरीब का जो भेद है वो यहां से हट जाएगा। ठीक, तो ये पूरी बात जो है वो सिंबल ऑफ ऑपरेशन की उन्होंने करी हुई है। चलिए, अब ये तो सिंबल ऑफ ऑपरेशन की बात हुई, लेकिन अब जब आप किसी के ऊपर अटैक कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट को वहां से हटा रहे हैं, तो हटाने के बाद ट्रांसफर ऑफ पावर क्या करोगे, है ना, किसको, कौन बनेगा गवर्नमेंट, कौन करेगा एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके लिए यहां पर ये जो लोग थे इन सभी ने मिलकर एक पूरा अपना जो एक ढांचा जो है वो प्रिपेयर किया हुआ था। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि वी विल ब्रिंग बैक द अल्टरनेटिव पावर, हम अपना पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाएंगे और उस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के थ्रू हमें अपने सारे एरियाज को हम रूल करने वाले हैं। ठीक है, सो द सर्च फॉर द अल्टरनेटिव पावर की यहां पर बात करी गई है। सो विद द कोलैप्स ऑफ द ब्रिटिश रूल, द रिबल एस्टैब्लिश्ड इन सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एंड अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन इन प्लेसेस लाइक द दिल्ली, लखनऊ एंड कानपुर। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि जैसे ही ब्रिटिशर्स को हमारे देश से भगाएंगे, हमारे ये जो सारे इंपॉर्टेंट शहर हैं इनमें हम क्या कर लेंगे, एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट जो है वो स्टैब्लिश कर लेंगे। अब अगर हम इस अल्टरनेटिव गवर्नमेंट की बात करें तो भाई है तो शॉर्ट लिव्ड, है ना, कि बस उस समय तक जब तक रिवोल्ट चल रही है और रिवोल्ट को सप्रेस नहीं किया गया तब तक ही गवर्नमेंट क्या करी, चली इधर उधर। ठीक है, और लेकिन उसने वो काम करे जो प्री ब्रिटिश ऑर्डर में करे जा रहे थे, है ना, कि भले ही गवर्नमेंट शॉर्ट लिव्ड थी बट लोग जो थे वो इस गवर्नमेंट से खुश थे, क्योंकि प्री ब्रिटिश ऑर्डर में जिस तरीके से सिचुएशन हुआ करती थी वही सिचुएशन अब दोबारा से रिस्टोर करने की बात करी जा रही है। अब इसके लिए उन्होंने कई सारे लोगों को अपॉइंट किया, है ना, कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो भाई वेरियस पोस्ट क्रिएट करी गई, है ना, लैंड रेवेन्यू के प्रॉपर अरेंजमेंट बनाए गए, पेमेंट्स ट्रूप्स जो है उन्हें कैसे पेमेंट देना है उसकी बात करी गई थी। ठीक है, ऑर्डर्स इशू करे गए कि भाई अब ये लूट और प्लंडर जो है वो खत्म कर दो और दोबारा से, है ना, क्या करो कि भाई अब दोबारा से सिर्फ लूट ही तो थोड़ी ना करते रहेंगे, दोबारा से गवर्नमेंट भी तो बनानी है, तो लूटपाट करना बंद करो और क्या करो, प्लान बनाओ कि कैसे ब्रिटिशर्स को यहां से भगा सकते हैं और दोबारा से जो गवर्नमेंट है हम उसको स्टैब्लिश कर सकते हैं, ट्रूस ला सकते हैं, शांति ला सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें तो ये सभी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स जो थे वो इस तरीके से डिजाइन करे गए थे कि भाई वो सभी डिमांड्स जो इस वॉर पीरियड में करी जा रही हैं उन सभी को यहाँ पर क्या किया जाए, फुलफिल किया जाए। ठीक है, तो रेवेन्यू डिमांड्स को कम करना, सपॉइस की सैलरी बढ़ाना, हर चीज के ऊपर यहाँ पर उन्होंने काम किया हुआ था। देन बट इन मोस्ट केसेस अगर हम बात करें तो ये सभी गवर्नमेंट हमने क्या देखी कि भैया शॉर्ट लिव थी और जब रिप्रेशन किया जाएगा तो रिप्रेशन की वजह से ये सभी गवर्नमेंट जो है वो खत्म कर दी जाएंगी, तबाह कर दी जाएंगी। लेकिन सिर्फ
जो एक थोड़े लंबे समय तक चली वो कहां पर थी, वो थी अवध में, विच लास्टेड टिल द लास्ट मंथ ऑफ द 1857 एंड द अर्ली पार्ट ऑफ द 1858। ठीक है, कि जब तक रिप्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ अवध में तब तक ये जो गवर्नमेंट जो थी वो यहां पर एग्जिस्ट करती रही। चलिए अब इसके बाद बात करेंगे रिप्रेशन की। अब यहां पर एक और सोर्स हमें दिया हुआ है जो बता रहा है कि एक्चुअल में जो रिबेल्स है वो चाहते क्या थे। ठीक है, तो यहां पर बताया हुआ है एक प्रोक्लेमेशन आप समझ लीजिए, जिसमें लिखा हुआ है कि ऑल द पीपल ऑफ हिंदुस्तान, है ना, चाहे फिर वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी को एक साथ आना चाहिए, सभी को यूनाइट होना चाहिए, और जो इनफेडरल्स हैं, जो ट्रेचरर्स हैं, जिनका नाम क्या है इंग्लिश, है ना, उन सभी के अगेंस्ट हमें क्या करना चाहिए, इस रिवोल्ट को ज्वाइन करना चाहिए। अब यहाँ पे वो सभी वेल्दी पीपल से क्या कर रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि दिस इज योर बाउंडन ड्यूटी, कि भाई आप क्या करिए, आपके पास जो पैसा है, आपके पास जो पावर है, आप उसको यूटिलाइज करिए, जिससे हम क्या कर सके, जिससे हम सभी लोग जो हैं वो इंग्लिश से कहीं ना कहीं फ्री हो सके, है ना, उन्हें हमारे देश से भगा सके। अब वैसे ही यहाँ पर एक ऑफिसर की रिपोर्ट है जो कि अवध के समय अवध के रीजन में प्रेजेंट करी गई थी। उसमें क्या लिख रहे हैं ये लोग, द ओथ पीपल वर ग्रेजुअली प्रेसिंग डाउन टू द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द ओथ, है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि भाई ये ओथ के जितने गांव के लोग हैं ना, वो सभी जो है वो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो है नॉर्थ इंडिया की ओथ की, उसके तरफ वो क्या कर रहे हैं, आगे बढ़े चले आ रहे हैं। अब इनको समझना किसी ब्रिटिश ऑफिशियल के लिए काफी मुश्किल है ना, क्योंकि किसी ब्रिटिश ऑफिसर्स को देख के एक बार वो डिस्पर्स हो जाते हैं और जब वो वहां से गया तो दोबारा से वो सभी जो है वो यूनाइट हो जाते हैं। तो यहां पर बताया गया कि भाई ऐसे समय पर इन सभी के साथ डील करना ये सभी ब्रिटिश ऑफिशियल्स के लिए काफी मुश्किल था। बट मुश्किल होने के बावजूद फाइनली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने यहां पे इस रिवोल्ट को रिप्रेस करने का, सप्रेस करने का कोई भी मौका जो है वो नहीं छोड़ा है। तो यहां पर क्या हुआ, शुरुआत में इस रिवोल्ट से जब सभी ब्रिटेनर्स परेशान हुए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहां पे उनका साथ देने के लिए यहां पर इंडिया में कई सारे लॉज जो हैं वो बनाने शुरू करे। ठीक है, तो पहले फोर्स को भेजा, है ना, फोर्स को तो भेजा ही है, लेकिन उसके साथ साथ कई सारे ऐसे लॉज भी बना डाले कि भाई हर ब्रिटिश नागरिक जो है वो यहाँ इंडिया में रहते हुए अपने जान को बचा सके। ठीक, तो यहां पर बताया हुआ है कि बिफोर सेंडिंग आउट द ट्रूप टू रिकॉन्कर द नॉर्थ इंडिया, द ब्रिटिश द passed a series of law to help them to quell the insurgency, है ना, कि जो इंसर्जेंसी हुई है, ये जो एक इमरजेंसी सिचुएशन हुई है, उसे सप्रेस करने में, उसमें अपनी जान बचाने के लिए जो सबसे पहले वो कर सकते हैं वो यहाँ पर करें। तो यहाँ पर उन्हें कौन से लॉ लेकर आए, सबसे पहले उन्होंने सेवरल एक्ट पास करे हुए थे, मई और जून बिटवीन 1857 कई सारे लॉज जो हैं वो यहाँ पर पास हुए। सबसे पहले आया मार्शियल लॉ, है ना, कि भाई अब जो है वो नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एरिया को एडमिनिस्टर नहीं करेगी, बल्कि किसका रूल आ जाएगा, आर्मी का रूल आ जाएगा, मिलिट्री का रूल आ जाएगा। और अब मिलिट्री की नजरों में जो भी इंसान गलत करता हुआ दिख रहा है, जो भी इंसान टेरर क्रिएट कर रहा है, वॉयलेंस क्रिएट कर रहा है, उन सभी को सीधे क्या करना है, मार गिराना है। उसके लिए कोई उसे कोर्ट में नहीं ले जाना है, कोई दलील नहीं करनी है, किसी जज के सामने पेश नहीं करना, उठाओ बंदूक और क्या करो, गोली दाग डालो। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि सभी मिलिट्री ऑफिसर्स और इवन ऑर्डिनरी ब्रिटन्स वर गिवन द पावर टू ट्राई एंड पनिश इंडियन सस्पेक्टेड ऑफ द रिबेलियन। ठीक है, कि हर एक इंसान को जिसके ऊपर उन्हें शक भी था, है ना, कर रहा है तो वो तो बात अलग ही है, लेकिन अगर शक भी है कि भाई ये रिबेलियन कर सकता है तो उसको भी वो गोली मार सकते हैं। ठीक है, और ये क्या बता दिया कि जो ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉज हैं, जो जस्टिस डिलीवर करने की जो बात होती है, जो पनिशमेंट दी जाती है, ट्रायल्स होते हैं, वो सभी इन्होंने बंद कर दिए। और क्या बोला कि भाई ऑन द स्पॉट फैसला करो, उठाओ बंदूक और इन्हें क्या कर लो, मार गिराओ। जो भी इंडियन तुम्हें दिख रहा है जो रिबेलियन कर रहा है या कर सकता है, सभी को तुम्हें क्या करना है, मारना है। अब उसके बाद अगर हम बात करें मिलिट्री फोर्स की, तो ये जो पूरा नॉर्थ इंडिया है इसको कैप्चर करने के लिए, रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए एक इंसान, है ना, एक आर्मी जनरल, एक ब्रिटिश के जो आर्मी जनरल है उन्हें रिक्रूट किया गया, जिसका नाम था कॉलिन कैम्पबेल। अब कॉलिन कैम्पबेल जो है वो यहाँ नॉर्थ से, अगर आप देखोगे तो नॉर्थ से वो अपनी आर्मी की टुकड़ी लेकर निकलते हैं और यहाँ से कई सारे जो सेंटर्स हैं रिवोल्ट के, चाहे फिर वो आजमगढ़ हो, कानपुर हो, आगरा हो, है ना, इन सभी को उन्होंने क्या किया, इन सभी को वो क्वेल करते हुए, सभी रेबेल्स को क्या करे, कैप्चर करते हुए यहाँ पे वो अटैक करना शुरू करते हैं। अब वैसे ही अगर हम बात करें कहाँ की, नॉर्थ इंडिया की, है ना, अगर हम बात करें दिल्ली की स्पेशली, तो दिल्ली से यहाँ से निकले हुए हैं कौन, पंजाब रेजिमेंट के साथ यहाँ पर निकलते हैं निकलसन। और निकलसन जो है वो यहाँ पर पहुंच के बहादुर शाह जफर जो हैं वो उन्हें क्या करते हैं, जेल में डालते हैं, बाद में उन्हें रंगून भेज दिया जाता है। और उन्हीं के साथ हडसन, जो बहादुर शाह के जो दो बेटे होते हैं, उनको भी पॉइंट ब्लैंक से क्या कर देते हैं, गोली मार देते हैं। तो इससे जो मुगल जनरेशन थी वो भी खत्म हो गई कि भैया अब बहादुर शाह जफर को तुम
निकले थे देश का एम्परर बनाने के लिए, लो बहादुर शाह को जेल में डाल दिया। और अगर कल को उनके बेटों को लेके अगर तुम ये बाद में तुम्हारे में दिमाग में आता है कि अब इनको लेकर एम्परर बनाते हैं, तो ये भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम ये जो मुगल डायनेस्टी की जो जनरेशन है यही हम क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। अब उसमें इस पूरे रिबेलियन को क्रश करने में यहाँ पे साथ दिया हुआ था उनका हमारे कई सारे नवाब ने, कई सारे हमारे राजा महाराजाओं ने, और साथ ही साथ जो सिख रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, उनके सोल्जर्स के साथ मिलकर इस पूरे नॉर्थ इंडिया से जो रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है उसे यहाँ पर सप्रेस किया गया था। ठीक, अब यहाँ पे गंगाटिक प्लेन वाले एरिया की बात बताई गई है। सो इन द कंट्री साइड एंड द पीपल वर एंटायरली हॉस्टाइल, है ना, कि अगर हम रीजन्स की बात करें, विलेज रीजन की बात करें, तो यहाँ पे आम आदमी जो है वो हर तरीके से हॉस्टाइल था। ठीक है, सो इन अवध फोर्सेस द ब्रिटिश ऑफिशियल एस्टिमेटेड दैट 3/4 ऑफ द एडल्ट मेल पॉपुलेशन वाज इन रिबेलियन। ठीक है, कि अगर गांव की बात करेंगे, आप किसी भी एरिया की बात करेंगे, तो उसका 3/4 एरिया जो है ना, उसके 3/4 जो लोग हैं, मेल पॉपुलेशन जो है, वो हर एक इंसान जो है वो वहां पर रिबेल है, हर एक इंसान जो है वो रिबेलियन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, अब इस एरिया को फाइनली कंट्रोल में लाया गया कब, मार्च 1858 में। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें यूपी की, ठीक है, तो इन यूपी द ब्रिटिश ट्राई टू ब्रेक अप द यूनिटी बाय प्रॉमिसिंग टू गिव बैक द बिग लैंड ओनर्स देयर ईस्टेट। ठीक है, अब यहाँ से ब्रिटिशर्स ने दोबारा से डिवाइड एंड पॉलिसी पे काम करना, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पे काम करना शुरू किया। उन्होंने क्या कर डाला भैया, उन्होंने जो बिग लैंड ओनर्स थे, है ना, जो पहले उनके कहीं ना कहीं क्या थे, लॉयल थे, है ना, जिनको उन्होंने ये बोला था कि आगे जाकर हमारे मोटिव्स को सर्व करने वाले हैं, उन सभी से दोबारा से उन्होंने अच्छे रिलेशन बना लिए। तो वो सभी बिग लैंड ओनर्स जो यहाँ पर ब्रिटिशर्स के परेशान होने की वजह से कहीं ना कहीं इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो यहाँ पर उन्होंने उन्हें ऑफर दिया, है ना, कि आप क्या करिए, अगर आप इस रिबेल को छोड़ देते हैं, अगर आप इस रिबेलियन को छोड़ देते हैं, हमारे पास वापस से आ जाते हैं, तो आपकी जो भी जमींदारी जो है वो आपको रिवॉर्ड कर दी जाएगी, वो दोबारा से आपको दे दी जाएगी। और अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी जमींदारी आपसे डिस्पोसेस तो हम कर ही रहे हैं, आपको भी भैया मौत के घाट उतार देंगे। ठीक है, सो ऑल द रिबेल लैंड ओनर्स वर डिस्पोसेस एंड द लॉयल वर रिपोर्टेड। उसके बाद many landowners were died fighting and many of them escaped to नेपाल। जैसे कि अगर हम बात करेंगे, है ना, कि झांसी की रानी जिन्हें ह्यूज रोज जब उनके ऊपर आक्रमण करने आते हैं तो उन्होंने खुद को मार लिया। तात्या टोपे जो सेंट्रल इंडिया के जो जंगल थे उनमें वो कहीं ना कहीं बहुत दिनों तक घूमते रहे, लेकिन बाद में उनके ही साथ के एक इंडियन जो थे, है ना, उनकी ट्रेचरी करने के कारण फाइनली उन्हें पकड़ा जाता है और फिर उन्हें फांसी दी जाती है। वैसे अगर हम बात करें कि इसकी बेगम हजरत महल की या नाना साहिब की, तो ये भाग कर कहाँ चले गए थे, नेपाल चले गए थे। तो ऐसे कई सारे जो उस समय पर रिबेल लीडर्स थे उन सभी को वन बाय वन क्या किया गया, कैप्चर किया गया और रिबेल को सप्रेस किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही है द सिकंदराबाद बाग लखनऊ फोटोग्राफ जो कि ली हुई है फेलिस बेटिको ने। अब यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पर आपको 4 अकेले सोल्जर्स दिखाई दे रहे हैं। ये उस समय की तस्वीर है जब रिप्रेशन जो था वो उसके बिल्कुल चरम सीमा पे था। ठीक है, सो हियर वी से 4 सोलिटरी फिगर्स विद अ डिसोलेट प्लेस दैट वाज वंस द प्लेजर गार्डन बिल्ट बाय द नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया कि कॉलिन कैम्पबेल जो है उन्होंने अराउंड 2000 रेबल सिपाही जो है उन्हें मौत के घाट उतारा हुआ था, और उनके स्केलेटन जो है यहाँ पे देख रहे हो, उनके स्केलेटन जो है वो यहाँ पर पड़े हुए हैं, जो कहीं ना कहीं इन 4 रेबल सिपाही के दिमाग में भी, मन में भी कहीं ना कहीं एक टेरर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस इमेज जो है वो यहाँ पे हमें बता रही है, डिपिक्ट कर रही है कि भाई सप्रेशन जो है वो कितने वास्ट लेवल पे यहाँ पर किया हुआ था। ठीक, अब इसी ही सप्रेशन को हम और अच्छे से समझेंगे हमारे इमेजेस ऑफ द रिवोल्ट में। ठीक, चलिए, तो इमेजेस ऑफ द रिवोल्ट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इमेजेस ऑफ द रिवोल्ट ये हमें बता रही हैं, जैसे कि हम अभी तक हमारे हर एक चैप्टर में देखते हुए आए हैं कि हर एक चैप्टर का जो लास्ट वाला पोर्शन होता है उसमें हम सोर्सेज को डिस्कस करते हैं। तो अगर यहाँ पर भी हम बात करें कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, इस रिवोल्ट ऑफ 1857 की जो भी इंफॉर्मेशन हमें पता चली है वो किन सोर्सेज से हमें पता चली है। ठीक है, तो सबसे पहले आया कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर और मिलिट्री मेंस के जो लेटर्स थे, जो डायरीज थी, उनकी जो ऑटोबायोग्राफीज थी और जो ऑफिशियल हिस्ट्रीज थी, वो सभी हमें बता रही थी कॉलोनियल माइंडसेट के बारे में, ऑफिशियल माइंडसेट के बारे में और साथ ही साथ ब्रिटिश एटीट्यूड्स के बारे में। अब वहीं पर अगर हम दूसरे सोर्स की बात करें, यानी कि म्यूटिनी रिकॉर्ड्स की बात करें, तो दैट शोज द फियर एंड एंजाइटी ऑफ द ऑफिशियल्स एंड देयर परसेप्शन अबाउट द रिबेल्स। ठीक है, कि जो म्यूटिनी के समय पर जो रिकॉर्ड्स बनाए गए गवर्नमेंट के थ्रू, वो ये बताते हैं कि भाई रिबेल्स ने किस तरीके से वहां पर एक्शन लिया हुआ था। अब वहीं पर अगर हम आगे बात करें न्यूज़पेपर और मैगजीन्स की, तो ये जो इवेंट्स थे ये नरेट कर रहे थे उस समय के जो वायलेंस क्रिएट हो रहा है उस समय पर, उनको वो ज्यादा हाईलाइट कर रहे थे।
अब अगर हम लास्टली बात करें ब्रिटिश पिक्चर्स की, तो यहाँ पर इस रिवोल्ट के समय पर कई सारी पिक्चर्स जो हैं वो ब्रिटिश पेंटर्स ने पेंट करी हुई थी और उन्हीं पेंटिंग्स को आगे जाकर न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया और यही जो पेंटिंग्स थी ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड यूज करी गई थी इंडिया के लिए एक नेगेटिव एटीट्यूड क्रिएट करने के लिए। स्पेशली अगर हम बात करें इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, तो वहाँ पर ये जो पिक्चर्स हैं वो वहाँ पर रह रहे ब्रिटिशर्स के मन में इंडिया के जो लोग हैं उनके खिलाफ नफरत को जन्म दे रही थी। ठीक है, और यही हम आगे जाकर देखते हैं कि जो आगे जाकर जलियांवाला बाग हुआ और आगे जाकर जो भी कॉलोनियल पॉलिसीज बनी इंडिया में वो कहीं ना कहीं इसी ही नेगेटिव एटीट्यूड में जन्मी हुई थी। ठीक है, चलिए तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि पहली इमेज का जो यहाँ पर बता रही है सेलिब्रेटिंग द सेवियर्स के बारे में। ठीक, तो यहाँ पर बताया जा रहा है, इस इमेज में कोमेमोरेट किया जा रहा है उन ब्रिटिश हीरोज को जो यहाँ पर इंडिया में आए हुए थे उन ब्रिटिशर्स की जान बचाने के लिए। ठीक, तो ये जो आप पेंटिंग देख रहे हैं जिसका नाम है रिलीफ ऑफ लखनऊ, जो पेंट करी हुई थी थॉमस जॉन बर्कर ने इन द ईयर 1859। अब इस इमेज की स्टोरी जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में यहाँ के जो यहाँ पे कमिश्नर थे जिनका नाम क्या था, हेनरी लॉरेंस। तो भाई हेनरी लॉरेंस जो हैं उन्होंने वहां पर रह रही, उनके आसपास रह रही जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन थी उन सभी को एक रेसिडेंसी में बंद कर लिया। वो सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे होकर वहां पर अपने आप को सेफ फील कर रहे थे। अब बाद में क्या हुआ, बाद में भाई रिबल्स ने यहाँ पर अटैक कर दिया और इस अटैक में हेनरी लॉरेंस जो है वो मारे गए। उनके मारे जाने के बाद यहाँ पे जो कॉलोनियल इंग्लिश थे उन्होंने यहाँ पर इसे प्रोटेक्ट किया। अब उसके बाद फाइनली सितंबर में 25 सितंबर को बंगाल से जो फोर्स आ रही थी उसमें जेम्स आउटरम और हेनरी हैवलॉक जो है वो फाइनली यहाँ पर पहुंचते हैं। जो गैरिसन होता है उसको वो सिक्योर करते हैं, रीस्ट्रेंथन करते हैं और फाइनली यहाँ पे इन लोगों की जान बचाते हैं। फाइनली आगे जाकर जब ब्रिटिश कमांडर कॉलिन कैंपबेल यहाँ पर आते हैं तो उनके आने के बाद ये फोर्स जो होती है इस पूरे एरिया को उन्होंने जीता, लखनऊ को उन्होंने कैप्चर किया और कैप्चर करने के बाद सभी रिबेल्स जो है उनको यहाँ पर जेल में डाला गया। तो ये इमेज उसी ही विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रही है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये घोड़े पर बैठे हुए जो लोग हैं उनके आने से बाकी के लोग जो हैं वो कितने खुश हैं और यहाँ पे आप जमीन पर पड़े हुए उन रिबेल्स को देख रहे हैं जिनके ऊपर यहाँ पर अब एट्रोसिटीज करी जाएंगी, जिन्हें यहाँ पर अब मारा और धमकाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की इमेजेस जो हैं वो लंदन में यहाँ पर पब्लिश करी गई थी। चलिए अब आगे बात करते हैं इंग्लिश वुमेन एंड द ऑनर ऑफ ब्रिटेन की। ठीक है, तो जब इस तरीके से ये जो इमेज है वो यहाँ पर ये बता रही हैं कि ये जो म्यूटिनी थी इसमें जो इंडियन सपॉइज थे, जो इंडियन रिबेल्स थे, उन्होंने औरतों और बच्चों को भी नहीं बख्शा था, जो और ज्यादा कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एटीट्यूड जो है वो इंडियंस के खिलाफ क्रिएट कर रही थी ब्रिटेन में। ठीक है, तो ये इमेज बता रही है द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज आस्क्ड टू प्रोटेक्ट द ऑनर ऑफ द इनोसेंट वुमेन एंड इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द हेल्पलेस चिल्ड्रन। ठीक, तो यहाँ पर ये जो इमेज है जिसका नाम इन मेमोरियम जो पेंट करी हुई है जोसेफ न्योल पैटर्न ने इन द ईयर 1855। ठीक, तो ये इमेज हमें बता रही है हियर द आर्टिस्ट एक्सप्रेस एंड शेप दीज सेंटिमेंट्स थ्रू देयर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रॉमा एंड सफरिंग। ठीक है, तो ये इमेज जो है ये कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में उस समय की जो ट्रॉमा थी, उस समय का जो सफरिंग था उसे वो बता रहा है। अब इस इमेज में आप काफी क्लियरली देख सकते हैं कि भाई कई सारी महिलाएं जो हैं, बच्चे जो हैं वो अपने आप को इकट्ठा करके हुए अपने जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एक खिड़की में से रिबेल्स जो हैं वो झांक रहे थे और पीछे से यहाँ पर जो ब्रिटिश फोर्सेस जो हैं वो उन्हें रेस्क्यू करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए यहाँ पर आ रही थी। अब ये तो बात हुई भाई ब्रिटिशर्स के ऊपर अत्याचार की। अब ब्रिटिशर्स जो इंडिया में रह रहे थे उन्होंने क्या काम करे हुए थे, है ना। तो यहाँ पे उन कुछ बहादुर महिलाओं की भी बात करी गई थी जिन्होंने क्या किया था, इन रिबेल्स का डट कर सामना किया हुआ था। ठीक, तो यहाँ पे बताया हुआ है द वुमेन अपीयरिंग हीरोइक डिफेंडिंग देमसेल्फ अगेंस्ट द अटैक ऑफ द रिबेल। तो यहाँ पर बताया हुआ है मिस रेबेल के बारे में। मिस व्हीलर जो है, ये मिस व्हीलर की यहाँ पर बात हो रही है। सो मिस व्हीलर स्टैंड्स फर्मली एट द सेंटर डिफेंडिंग हर ऑनर सिंगल हैंडेडली किलिंग द अटैकिंग रिबेल्स। ठीक, तो यहाँ पे मिस व्हीलर ये जो खड़ी हुई हैं जिनके ऊपर जब रिबेल्स अटैक करने के लिए आए हुए हैं, सपॉय अटैक करने के लिए आए हुए हैं, तो वो हाथ में बहादुरी से बंदूक लेकर उनके सामने खड़ी हुई हैं और यहाँ पर अपने ऑनर को और साथ ही साथ क्रिश्चियनिटी को भी बचाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो एक किताब पड़ी हुई है नीचे वो क्या है, वो बाइबल है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ब्रिटिशर्स ना सिर्फ अपने ऑनर को बल्कि अपने रिलीजन को, अपने कल्चर के ऑनर को यानी बाइबल को भी बचाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, भले ही उसके लिए उन्हें अपने जान की बाजी ही क्यों ना लगानी पड़ जाए। ठीक, चलिए
अब यहाँ से कुछ इमेजेस ऐसी भी थी जो वेनेगेंस के बारे में बता रही है, रिट्रीब्यूशन के बारे में बता रही है, यानी कि बदले की भावना के बारे में बता रही है कि जब इस तरीके से इंडियंस ने उनके ऊपर अटैक किया तो उस समय पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो क्या एक्शन ले रही थी। ठीक है, द अर्ज ऑफ वेनेगेंस एंड रिट्रीब्यूशन वाज एक्सप्रेस इन द न्यूट्रल वे इन विच द बॉडीज वर एग्जीक्यूटेड। ठीक, तो यहाँ पर एक इमेज आपको दिख रही है बहुत अच्छे तरीके से, उसको समझ लेते हैं पहले। तो यहाँ पे दो जानवर जो है ना, पहले जो है वो शेर है और दूसरा क्या है, बंगाल टाइगर है। अब यहाँ पे जो शेर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ब्रिटिश को, है ना, ब्रिटेन को। ठीक, ब्रिटिश लॉयन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वहीं पर जो टाइगर है वो क्या है, बंगाल टाइगर है। ठीक है, तो जब ये बंगाल टाइगर यहाँ पर एक ब्रिटिशर के ऊपर अटैक कर रही है तो उसका बदला लेने के लिए यहाँ से कौन आया है, ब्रिटेन का शेर आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भले ही आज ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक हो रहा हो उस म्यूटिनी में, लेकिन ब्रिटिशर्स चुप नहीं रहेंगे, वो भी इस चीज का बदला लेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर एक और इमेज है जस्टिस, जो कि 12 सितंबर 1857 में पब्लिश करी गई, और यहाँ पे बताया हुआ है कि किस तरीके से एक टेरेबल मसाकर किया जा रहा है एक लेडी के थ्रू, जिसके एक हाथ में स्वॉर्ड है, दूसरे हाथ में ढाल है, और वो यहाँ पर उन सभी रिबेल्स को क्रश करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो और यहाँ पर एक और चीज भी बताई गई है कि उस समय पर जो रिबेल्स थे, है ना, जिन भी रिबेल्स को पकड़ा गया उन सभी रिबेल्स को गन से उड़ाया जा रहा है ना, जो तोप होती है उनकी तोप के मुंह पर बांधकर, है ना, जो रिबेल्स थे उन्हें तोप के मुंह पर बांध के तोपों को दाग दिया जाता था ताकि वो जो रिबेल्स उनकी क्या हो जाए, मारे जाएं वो। ठीक है, तो ये चीज भी, या फिर उन्हें गैलोज में हंग भी किया जा रहा है, फांसी भी लगाई जा रही है, तोपों से उड़ाया जा रहा है। तो ये सारा काम जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है बदले की भावना के साथ। ठीक, चलिए अब यहाँ पे उसी परफॉर्मेंस ऑफ टेरर की जो इमेजेस हैं वो यहाँ पर दिखाई हुई है कि किस तरीके से जो सोल्जर्स थे, जो सपॉइज थे, उन्हें यहाँ पर फांसी पर लटकाया गया, और कई सारे सोल्जर्स को इस तरीके से तोप से बांध कर, बंदूकों से, है ना, क्या कर दिया गया, उन्हें उड़ाया जा रहा है। चलिए अब यहाँ पे एक और इमेज है विच शोज द नो टाइम फॉर क्लीमेंसी। ठीक है, तो ये इमेज हमें बता रही है कि उस रिवोल्ट के समय जब वहां के वॉयसराय, है ना, अभी तक तो गवर्नर जनरल रहेंगे, रिवोल्ट के बाद जो है उन्हें वॉयसराय का टाइटल दिया जाएगा, तो उस समय जो गवर्नर जनरल है लॉर्ड कैनिंग, वो कहीं ना कहीं इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए जो एक लिबरल एटीट्यूड है, लीनियंट एटीट्यूड है, उसको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर इस इमेज के थ्रू बताया जा रहा है कि जो गवर्नर जनरल हैं कैनिंग, वो यहाँ पर इस तरीके से एक सपॉय के ऊपर सिर पर हाथ रखे हुए हैं, उसे प्यार से समझा रहे हैं, लेकिन वो जो सपॉय है वो एक हाथ में यहाँ पर खंजर और दूसरे हाथ में तलवार जो है वो लेकर खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो इमेजेस हैं वो बता रही हैं कि ये मॉक कर रहे हैं किसे, ब्रिटिश प्रेस ने यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग को यहाँ पर मॉक किया हुआ है कि भैया तुम क्या कर रहे हो, है ना, ये लोग तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहे हैं और तुम यहाँ पर उनको लीनियंसी के साथ ट्रीट कर रहे हो, क्लीमेंसी के साथ ट्रीट कर रहे हो, तो ये सही नहीं है, हार्श एटीट्यूड अपनाओ। ठीक है, तो उसकी बात यहाँ पर करी हुई है। अब ये तो बात हुई भैया ब्रिटिश इमेजेस की। अब हमारी नेशनलिस्ट इमेजेस की बात करते हैं कि वो यहाँ पर किस तरीके से हमारे इस रिबेल के बारे में लोगों को बता रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक नेशनलिस्ट एटीट्यूड जो है वो किस तरीके से क्रिएट किया गया उसकी यहाँ पर बात हो रही है। सो दिस वॉर, है ना, ये जो हमारी पूरी रिवोल्ट है, इसे आगे जाकर सेलिब्रेट किया गया एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और इसकी वजह से हमारे आगे जाकर जो सभी नेशनलिस्ट मूवमेंट थे, जैसे कि आपने वीर सावरकर को भी सुना होगा कि उन्होंने इस पूरे मूवमेंट के ऊपर एक किताब की हुई थी द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारी आजादी की जो लड़ाई है वो बहुत पहले ही शुरू कर चुके थे और अब हमें उस आग को और हवा देनी है और ब्रिटिशर्स को हमारे देश से भगाना है। ठीक, So this is celebrated as the first war of independence. All section of people of India came together to fight against the imperial rule. उसके साथ सभी जो लीडिंग फिगर्स थे उन सभी को सेलिब्रेट किया गया, लीडर्स को एज अ हीरोइक फिगर सेलिब्रेट किया। स्पेशली अगर हम बात करें द क्वीन ऑफ झांसी, रानी लक्ष्मीबाई की अगर हम बात करें तो उनके लिए कई हीरोइक पोएम्स लिखी गई, जैसे कि सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई द फेमस लाइन, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना, तो उनकी बात हो रही है कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले के बोले हर मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक, तो ये जो फेमस पोयम है, जो लाइन है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी हुई थी। अब उसके बाद वहीं पर अगर हम बात करें तो इनके कई सारे, है ना, कई सारे ऐसे पोर्ट्रेट्स बनाए गए, कई सारी इनकी पेंटिंग्स बनाई गई जिसमें इन्हें काफी हीरोइक बताया गया था। तो इस तरीके से बताया गया कि जब ह्यूज रोज उनके सामने आते हैं उनको अटैक करने के लिए, रिबेल को क्रश करने के लिए, तो किस तरीके से एक मर्दाना बनके, एक मैन की तरह, एक आदमी की तरह उन्होंने उस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया, उस वॉर में पार्टिसिपेट किया।
और इस तरीके से घोड़े पर बैठकर एक हाथ में तलवार लिए पीछे अपने बच्चे को बांधे हुए अपनी पीठ से, और उन्होंने एक आदमी के समान वहां पर लड़ाई करी हुई थी। और जब उन्हें समझ में आया कि भाई उनके ऊपर अब हमला हो सकता है, तो इसलिए ताकि वो ब्रिटिशर्स के द्वारा ना मौत के घाट उतारी जाए, इसलिए उन्होंने खुद ही अपने आप को वहां पर तलवार से मार लिया था। ठीक, तो ये यहाँ पर बताया हुआ है। चलिए अब बाद में बात करें अगर हम फाइनली इस चैप्टर के कंक्लूजन की, तो ये जो इमेजेस हैं ये सिर्फ एक तरीके से सेंसिबिलिटी के बारे में हमें नहीं बताती, इमोशंस के बारे में नहीं बताती, है ना। सो दिस इमेजेस नॉट ओनली रिफ्लेक्ट द इमोशंस एंड द फीलिंग्स ऑफ द टाइम बट आल्सो जनरेट द सेंसिबिलिटीज, है ना, कि किस तरीके से ये जो इमेजेस हैं इन्होंने आगे जाकर ब्रिटिशर्स के मन में, दिमाग में इंडियंस के लिए नफरत क्रिएट करी, एक ब्रूटल फॉर्म ऑफ रिप्रेशन की उन्होंने बात करी। और वहीं पर अगर हम इंडियंस की बात करें तो हमारे यहाँ पर जो इमेजेस क्रिएट हुई, उन इमेजेस के थ्रू हमारे यहाँ पर लोगों के मन में किस तरीके से नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो जागी। और आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 अब हम देखेंगे कि वन बाय वन इंडिया में कैसे जो नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है वो करे जाएंगे, है ना, पहले इंडिविजुअली, फिर उसके बाद ग्रुप में, उसके बाद हमारे इंडियन लीडर्स के थ्रू, और फाइनली जब गांधी जी आते हैं तो उनके आने से कैसे मास मूवमेंट जो है वो हमारे देश में करे जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी कहानी जो है वो अब हमारे अगले चैप्टर में देखेंगे। चलिए तो फाइनली बात कर लेते हैं टाइमलाइन की कि इस चैप्टर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं, ईयर्स जो हैं वो आपको मेंशन करे गए हैं। तो सबसे पहले अगर 1801 की बात करें तो उस समय पर सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के थ्रू अवध में। उसके बाद 1856 में नवाब वाजिद अली शाह जो है उन्हें डिस्पोज किया गया, अवध को एनेक्स किया गया। 56-57 में समरी रेवेन्यू सेटलमेंट जो है वो किया गया ब्रिटिश के थ्रू अवध में। उसके बाद 1857 की बात करें तो अब यहाँ पे डेट्स मेंशन है। 10 मई को जो रिवोल्ट होता है वो शुरू होता है मेरठ से, 11 मई और 12 मई को ये लोग पहुंच जाते हैं दिल्ली, और यहाँ पे गैरिसन्स पे रिवोल्ट होता है। बहादुर शाह जो है वो एक नॉमिनल लीडर के थ्रू एक्सेप्ट किए जाते हैं, उन्हें नेशनल लीडर माना जाता है। 20 एंड 27 मई को म्यूटिनी, स्पॉय म्यूटिनी स्प्रेड इन द अलीगढ़, इटावा, मणिपुर एंड इटाहा। 30 मई को द राइजिंग इन लखनऊ देखा गया। मई जून म्यूटिनी टर्न्स टू द जनरल रिवोल्ट ऑफ द पीपल, और 30 जून जो है अब यहाँ से ब्रिटिशर्स को जो बैटल ऑफ चिन्हट है ना, उसमें यहाँ पर उन्हें डिफीट को फेस करना पड़ा। 25 सितंबर से यहाँ से रिप्रेशन शुरू हो जाता है। सो 25 सितंबर ब्रिटिश फोर्सेस अंडर द हैवलॉक एंड आउटरैम अंडर द रेसिडेंसी इन लखनऊ। जुलाई में शाहमल को मारा जाता है, और 1858 में फाइनली जून में जो क्वीन ऑफ झांसी है उन्हें यहाँ पर मारा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो बैटल है वो यहाँ पर बताई गई है कि किस तरीके से कई सारे जो नेशनल लीडर्स हैं, जो रिबल के लीडर हैं, उन्हें वन बाय वन यहाँ पर क्रश किया गया था। ठीक, तो इसी के साथ भैया हमारा ये जो चैप्टर होता है ये खत्म होता है। टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।